बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप तमाम स्टूडेंट्स का इंतज़ार हुआ ख़त्म। 10th क्लास न्यू मॉडल पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन आपको आज दूंगी, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले बेटा मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकल सेंटर का जो कॉम्प्रिहेंसिव पेपर था उस पर भी मैंने जो है वो डिटेल लेक्चर बनाया है, आप लोग उसको जाकर देखें। उसका PDF भी मैंने डिस्क्रिप्शन में सॉल्व का जो है वो शेयर कर दिया था उसी लेक्चर के, ठीक है जी। और जो मैंने आप लोगों को अपना गेस्ट पेपर बताया, जो आपको इंपॉर्टेंट थ्योरम्स बताया, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके सामने मॉडल पेपर तो अभी आया है, और जो हमने आपको गेस्ट में चीज़ें बताई अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइप का ही मॉडल पेपर आपका बनकर आया है, ठीक है जी। तो आपने बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी मिस हम अपने प्रैक्टिस किस तरीके से करें, हमें पहले क्या चीज़ करनी चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। बेटा उसके लिए डिटेल लेक्चर आप लोगों को मेरा गेस्ट पेपर देखना पड़ेगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जाकर वॉच करें और इस लेक्चर को कंप्लीट देखें। जिन बच्चों ने सिर्फ इस क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, इससे रिलेट आने वाले बहुत सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूंगी। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट होती है आप लोग वीडियो को डायरेक्ट देखा करें, डाउनलोड मत किया करें। और इसके अलावा जो मैंने थ्योरम की चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की थी, जो लेक्चर आप लोगों के सामने के साथ शेयर किया था, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जैसे आपने वही थ्योरम कर जाने और इंशाल्लाह मॉडल पेपर के कर लीजिएगा, इंशाल्लाह ज़बरदस्त आपका पेपर बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम अपने सेक्शन बी पर। आपको पता है सेक्शन ए में तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, MCQs होगा आपका, वो तो आपका इसमें मॉडल पेपर में नहीं दिया गया। जिस तरह आपको प्रैक्टिस करवाई गई है तमाम रिव्यू एक्सरसाइजेस की, इंशाल्लाह अभी मैं इस मॉडल पेपर की सॉल्यूशन के बाद इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं आपका एक सीरीज स्टार्ट करूंगी जिसमें मैं चैप्टर वाइज आपको MCQs कवर करवाऊंगी। जो बच्चे हमारे बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसमें ऐड हो जाए, ठीक है जी। आ जाते हैं यहाँ पर पी गिवन है, आपके पास एक सेट गिवन है ABC। अच्छा एक और बात बताती चलूँ, मैंने अपने मॉडल पेपर में आप लोगों को कहा था कि डी मॉर्गन लॉ आएगा एक सवाल, लेकिन मॉडल पेपर में डी मॉर्गन लॉ नहीं आया, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। इसके 75 to 80% चांसेस आपके एग्जाम में आने के हैं। कि बच्चों को हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने फंक्शन से एक सवाल दे दिया है, लेकिन कोई मसला नहीं है। लेकिन आप लोगों ने डी मॉर्गन और कार्टेशियन प्रोडक्ट की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर जानी है, जो कि प्रैक्टिकल सेंटर में भी है और जो मैंने अपने गेस्ट पेपर में ऑलरेडी आपको 2 माह पहले दिया था, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है जी। कोई मसला नहीं। फंक्शन का आ जाते हैं जी, बड़ा डिटेल में अपने चैनल पे आपको एक्सप्लेन किया फंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, दोबारा बता देते हैं। अब यहाँ पर इसके 2 पार्ट हैं, एक सेट दिया गया है PABC, जबकि Q दिया गया है XY and Z, ठीक है। अब ये कहता है इस पार्ट में अ फंक्शन F फ्रॉम P into Q, सेकंड में कहता है अ फंक्शन F फ्रॉम P on to Q। अब ये सारी कहानी इनटू और ऑन टू की है कि इनटू क्या है ऑन टू क्या है। पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती चलूँ। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर हम फंक्शन की बात करते हैं कि एवरी फंक्शन, देखो यहाँ पे ये चीज़ याद रखो कि एवरी फंक्शन, सारे के सारे फंक्शंस तो रिलेशन हो सकते हैं, बराबर होते हैं रिलेशन के, बट नॉट ऑल रिलेशन। बट यहाँ लिख लीजिए not all relation is equals to function। ये आपने याद रखना है कि सारे के सारे फंक्शन तो रिलेशन हो सकते हैं, पर सारे के सारे रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं हो सकते, ये आपको मालूम है। अब फंक्शन है क्या, बेसिकली करेंगे कैसे, क्या दे दिया है, किस बला का नाम है, ये क्या, थोड़ा सा एक्सप्लेन करती जाऊं। फंक्शन में बस आपने एक चीज़ याद रखनी है बेटा कि अपने दिमाग में कि सब, अगर एक चीज़ आपने ध्यान में रखना है कि सबको एक ही तीन, देखो फिलहाल देखो मैं आपको दिखाऊं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये A है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आप ले लें, 1 2 3 इसके 3 एलिमेंट्स हैं, ये B ले लो, ये A सेट है, A सेट के एलिमेंट्स हैं, और ये B सेट के एलिमेंट्स हैं, वॉट एवर। फिलहाल अभी क्वेश्चन नहीं समझा रही, अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ। 1 2 3 4 लगा लो, ये 3 लगा लो, वॉट एवर, ठीक है जी। अब याद रखो फंक्शन में होता क्या है बेसिकली कि सबको एक ही तीर मिलेगा, हर बंदा, ये 3 बंदे हैं, ये 3 पुलिस वाले हैं और ये 4 चोर लगा लें फॉर एग्जांपल, हर बंदे को एक ही तीर मिलेगा। क्या, अब ये 3 बंदे हैं ना, इन तीनों के पास सिर्फ एक ही तीर है। याद रखो फंक्शन की अगर ये चीज़ आपने अपने दिमाग में बैठा ली, कोई भी सवाल आ गया आप कभी भी इंशाल्लाह नहीं भूल पाएंगे। याद रखो कि सबको एक ही तीर मिला है, मतलब सबकी गन में, चलो तीर छोड़ो गोली लगा लो, गन की बात करते हैं। आप कहोगे मिस जो है वो किस चीज़ को लेके बैठ गई है, लेकिन आपको समझाने के लिए बेटा ज़रूरी है। देखो मेरी गन भाई ऐसी ही बनी है, सबकी गन में जो है वो एक ही गोली है। क्या, सबकी गन में
एक ही गोली है और सबको एक ही तीर मारना है। जाहिर सी बात है, एक ही गोली होगी तो एक ही तीर लगेगा ना। अब उसकी मर्जी, वो जिसको भी मारे, ये कंडीशन नहीं होती फंक्शन में। देखो अब इसके पास एक ही गोली है, इसने इसको मार दी, इसने इसको मार दी, और इसने भी इसको मार दी, इसको मार दी, वॉटएवर, कोई मर्जी। ये एक आपके पास एक फंक्शन है। अगर इन केस अगर इसकी मर्जी, इसका ये वाला दुश्मन ज़्यादा दुश्मन, बड़ा दुश्मन है, ये इसी को मार दे, तो तब भी ये फंक्शन है कि अलग अलग बंदा जो है वो एक बंदे को मार सकता है। मतलब दो एलिमेंट्स को लिंक नहीं कर सकते, लेकिन दो एलिमेंट अलग अलग एक बंदे को लिंक कर सकते हैं, इनका लिंकेज होता है। ठीक है, समझ में आया। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा हो जाए, अगर आप कहते हैं कि मिस ये वाला बंदा इसको भी मार रहा है और ये वाला बंदा इसको भी मार रहा है, तो क्या मेरी एग्जाम्पल के मुताबिक ये रूल फॉलो होगा? मैंने तो आपको कहा कि हर बंदे की गन में एक ही गोली है। अब इस वाले के पास तो एक ही गोली थी ना, अब ये तो ये इसको मारेगा, इसको तो मार ही नहीं सकता क्योंकि इसके पास तो एक ही गोली है। ऐसे ही ना, सबके पास एक ही गोली है, वो उसकी मर्जी, वो किसी को भी मारे, इसको भी मार सकता है, उसको भी। हाँ, ये हो सकता है कि ये वाला बंदा भी इसी को मार दे, लेकिन ये वाला फंक्शन नहीं है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये फंक्शन नहीं होगा क्योंकि इसके पास तो एक ही गोली है। ऐसा ही है ना, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ये चीज़ आप समझ जाइएगा अपना। ठीक है जी। अब यहाँ आ जाते हैं, थोड़ा सा मैंने आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन, पुरानी चीज़ों को समझा दिया। अब इनटू होता है, ऑन टू होता है। इनटू में क्या होता है, याद रखो, जो इनटू होता है हमारे पास एक इनटू फंक्शन होता है और एक हमारे पास ऑन टू होता है। वन वन, देखो एक तो वन वन फंक्शन, एक वन वन होता है। देखो वन वन, वन वन में हमारे पास एक इनटू होता है और एक ऑन टू होता है। इनटू में क्या होता है, कुछ बच जाए, देखो ऐसे, जैसे कि इसके पास तीन है, तीन चोर, तीन पुलिस वाले हैं और हमारे पास फॉर एग्जांपल चार चोर हैं। अब इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, एक बच गया, ये हमारे पास एक बच गया। तो हमारे पास इस तरह की कंडीशन जो होती है ना बेटा, वो हमारे पास बाईजेक्टिव भी होती है। बाईजेक्टिव, जब भी इनटू का नाम आएगा तो आप बाईजेक्टिव भी समझ सकते हो। और ऑन टू में क्या होता है कि सारे के सारे मर गए। फॉर एग्जाम्पल तीन पुलिस वाले थे, तीन चोर थे, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, सबने सबको मार दिया, कोई भी नहीं बचा, सारे के सारे मर गए। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है सरजेक्टिव। याद रखना है आपने कहानी, यहाँ पे इन टू की जगह पे वो बाईजेक्टिव और ऑन टू की जगह पे वो सरजेक्टिव भी दे सकता है आपको। ठीक है जी, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। चलो, इन टू और ऑन टू की कहानी समझ में आ गई है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की जानिब, का सोल्यूशन करते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट वाला है, इसमें कहता है अ फंक्शन एफ फ्रॉम पी इन टू क्यू। ठीक है जी। अब हमारे पास देखो ये पी है, ठीक है, इसके जो एलिमेंट है वो ए है, बी है और सी है। ये हमारे पास क्यू है, इसके जो एलिमेंट है वो एक्स है। जिन बच्चों ने मेरे चैनल से इसको देखा है उसके सारे उनके सब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं सारी चीज़ें इसके। अच्छा देखो, ये हमारे पास डोमेन है, इसके जो एलिमेंट्स हैं, आप कहोगे ए इज़ कॉल्ड इट्स डोमेन फर्स्ट सेट और कहोगे बी इज़ कॉल्ड को डोमेन सेकेंड सेट। ठीक है ना, इसी तरीके से है। मतलब इसके जो एलिमेंट है वो आपके पास डोमेन है, इसके जो है वो को डोमेन है, और इनका जो लिंकेज होता है, इनको मतलब आपस में जो बन इमेज बनती है, इसका इसके साथ लिंकेज है, वो इमेज होता है। और उसको बनने वाली जो इमेज होती है वो रेंज होती है, ये आप सबको मालूम है। ठीक है ना, ये सब पता है आप लोगों को। अच्छा, यहाँ पर आ जाओ, इसने इसको मारा, इसने इसको मार दिया और इसने इसको ही मारना है, क्योंकि मैंने क्या कहा, इन टू है, इन टू में एक बचता है, यही इसको ही मारेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई आपको कहानी। तो यहाँ पे हमारी रेंज क्या होगी, देखो एक्स और वाई, ये हमारे पास क्या है, हमारी रेंज है। और को डोमेन क्या है इसमें, एक्स वाई और जेड, ये हमारे पास क्या है, हमारे को डोमेन। ऐसे ही है। फिलहाल जो हमें सेट बनाना है, बेसिकली आंसर हमारा ये बनेगा, इन सेट की फॉर्म में बनाना है। ए एक्स, एक बच गया है ना, ठीक है ना, बाइजेक्टिव है ना ये आपके पास। ठीक है जी। और यहाँ आ जाओ, ए एक्स हो गया, फिर हमारे पास हो जाएगा बी वाई कॉमा, और हमारे पास सी वाई, यहाँ पर जो आ जाएगा सी वाई। ठीक है, ये आपका आंसर है फर्स्ट वाले का। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, फिर हम दूसरा वाला करते हैं। ये फर्स्ट वाला जो इसका फर्स्ट पार्ट है ना, अ फंक्शन एफ फ्रॉम पी इन टू क्यू, इसका ये वाला सोल्यूशन इस तरीके से होगा। चलो भाई, सेकंड वाला आ जाता है। सेकंड सोल्यूशन कैसे होगा इसका, सेकंड वाला देखो बच्चे, सेकंड वाले में हमारे पास कहता है अ फंक्शन एफ फ्रॉम पी ऑन टू क्यू। ऑन टू क्यू, तो पहले एफ ले लो, पी ले लो, सॉरी, पी का है ए बी सी, ठीक है जी। क्यू के हैं एक्स वाई एंड जेड। अब कह रहा है ऑन टू, सारे के सारे मर रहे हैं, कोई भी नहीं बचेगा, याद रखिएगा, सबके पास एक एक गोली है, सबने सबको मारनी है। ठीक है जी।
तो रेंज क्या हो गई, एक्स वाई जेड ही हमारे पास हमारी रेंज है, ठीक है। और हमारे पास जो हमारा कोडोमेन है वो भी हमारे पास क्या है, एक्स वाई है, जेड ही है, ठीक है ना। ये कोडोमेन भी है, उनके दरमियान जो लिंक बन रहा है, ये इसको मारा, ये इमेज बन रही है, और तमाम के सारे बनने वाली जो इमेज है वो रेंज होती है, आप सबको पता है। तो हमारे पास हमारी रेंज भी एक्स वाई जेड जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कोडोमेन। एक्स वाई जेड जो है हमारे पास कोडोमेन हो जाएगा, यहाँ पे लिख लो फिलहाल। अच्छा, अब इसके सेट्स बनाना, जो कि बेसिकली आंसर है हमारा, ए ने एक्स को मारा, बी ने वाई को मार दिया, और सी ने जेड को मार दिया, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास हमारा इसका आंसर। यहाँ पर सिर्फ इतना ही बताना था, ठीक है जी। हम बता इसलिए कहते हैं कि तमाम फंक्शंस जो है वो रिलेशन हो सकते हैं, पर तमाम रिलेशन जो है फंक्शन नहीं हो सकता, ठीक है जी। चलिए इसको नोट कर लें। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। जो जी बेटा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको नज़र आ रहा है, ये आपके पास कॉम्पोडेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम के जरिए इसको आपने सॉल्व करना है। आप सबको पता है रेशो के अकॉर्डिंग ये ए बेटा, आप सबको पता है कि A/B इज इक्वल्स टू C/D, यही रेशो है ना। ये आपके पास A है, ये नीचे वाला आपके पास B है, डिवाइड में दिया गया, ये C है और ये D है। इसी तरीके से ये पूरा न्यूमरेटर जो है x√x+1 प्लस x-1 पूरा A है, ये नीचे वाला B। अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ A/B इज इक्वल्स टू C/D, तो गलत ना होगा। इसी तरीके से और कॉम्पोनेंडो और जो डिवाइडेंडो थ्योरम होता है उसमें हम क्या करते हैं बेटा, बेसिकली उसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो हमारे पास हो जाएगा A+B, यहाँ लिख भी लो सोल्यूशन, चलो स्टार्टिंग कर दो, बेशक रेफरेंस देके बात करो, कोई इशू नहीं है। A/B इज इक्वल्स टू C/D, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि A+B डिवाइडेड बाय A-B इज इक्वल्स टू C+D डिवाइडेड बाय C-D। अभी ऑल्टरनेंडो को जो है ये अजीब अजीब सा नाम है, कॉम्पोनेंडो, डिवाइडेंडो, ये सब थ्योरम्स आप लोगों को इंट्रोडक्शन लेक्चर जब मैंने दिया था रेशो का, जाकर देखें, इंशाल्लाह ताला मोहब्बत हो जाएगी इससे। इतनी मुश्किल जो नाम है ना, इसको देखते ही आपको आ जाएगा करना क्या है। सिर्फ क्या करना है, इस फॉर्म के अंदर आपको ये लिखना, याद कर जाइएगा। सिर्फ ज़रूरी नहीं है वो कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो ही दे देगा, ऑल्टरनेंडो भी दे सकता है, उसकी कंडीशन याद करके चले जाइएगा। जो भी दिया गया होगा न्यूमरेटर को उसके अकॉर्डिंग रखते हुए सॉल्व कर लोगे। ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, ये सी है और ये डी है। सिंपल। इसको भी मिटा देती हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो जाए आप लोग। आ जाते हैं सवाल के ऊपर। देखो भाई, A+B, ये पूरा A है, लिख दो, ये हो जाएगा x+1, इसमें प्लस है बीच में, इसका अपना प्लस है, x-1, अब बीच में है प्लस। अब B क्या है हमारे पास, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में है, जो कि है x+1 माइनस x-1, ये हो गया हमारे पास A+B। और नीचे हमने लिखना है A-B, तो A ऊपर वाला है जो कि है x+1, ठीक है, प्लस x-1, ये पूरा A है, बीच में आया माइनस, डिनोमिनेटर में हमारे पास x+1 माइनस x-1। क्लियर हो गया। आप चाहो तो यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा लो, क्योंकि इस ब्रैकेट से इसको सॉल्व भी किया जाएगा। साइन माइनस की आ गई, प्लस आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस में थोड़ा फ़र्क पड़ता है, ठीक है जी। अब यहाँ पर भी इसको सॉल्व कर लो। हमने यहाँ पर C+D तो हमने लिखा ही नहीं, हम यहाँ लगा लेते हैं, यहाँ पर बच्चे 1+2 C+D लेना है ना, ये C है और ये D है, और नीचे C-D लेना है, तो C-D का मतलब है 1-2, ऐसे ही है। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये पूरे का पूरा इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर लो, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये हो जाएगा x+1, ये भी हो जाएगा x-1, न्यूमरेटर को सॉल्व कर रही हूँ ऊपर वाले को मैं, ये हो जाएगा x+1, ये हो जाएगा माइनस x-1, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय, ऐसे कैंसिल तो ऊपर ही हो रहा था, ज़रूरी चाहो तो ऊपर ही काट दो, ठीक है जी, एक स्टेप हमारा स्किप हो जाएगा। यहाँ आ जाओ, x+1 प्लस x-1, ये देखो ये हो जाएगा माइनस का x+1, देखो कहा था ना कि साइन चेंज हो जाएगी, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस x-1, 2 और 1 हो गया 3, 3 में से 1 गया तो बचा माइनस का 1, ऐसे ही है। अब देखो ये वाला बाहर माइनस है, x-1 रूट में है, इससे कैंसिल हो जाएगा, अंदर सेम है, प्लस बाहर साइन माइनस की है, ठीक है जी। और ये वाला देखो x-x+1, इससे कैंसिल हो रहा है, तो ये x+1 और ये x+1, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2√x+1, और ये भी x-1, ये x-1 2। अच्छा जी, अब बोर्ड नज़र नहीं आ रहा आपको, एक मिनट, थोड़ा सा बोर्ड को आपको दिखा देते हैं, ऐसे चले जी। ये हो जाएगा हमारे पास नीचे x-1 और x-1, 2x-1,
और ये रेसिप्रोकल कर लो तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ स्पेस है हमारे पास, इधर आ जाते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे बचा हमारे पास अंडर रूट एक्स प्लस 1 और नीचे बचा हमारे पास अंडर रूट एक्स माइनस 1 और यहाँ बचा माइनस का 3। अगर इस पूरी कंडीशन को, इसको अगर मैं ऐसे कर लूँ, दोनों पर रूट है एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, तो गलत ना होगा, ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लगाएंगे, रूट को कैंसिल करना है तो हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे। तो हम कहेंगे टेकिंग स्क्वायर या स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे भी स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर -3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। नाउ एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, 3 का स्क्वायर होगा 9, ऊपर इवन नंबर मौजूद है, नेगेटिव साइन जा हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब तो भाई स्पेस ही स्पेस चाहिए आज तो। अब जिसको फाइंड करना होता है, हमें एक्स फाइंड करना है ना यहाँ से, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इस 9 के पास इस एक्स प्लस 1 इस डिवाइड में जो एक्स माइनस 1 इसको कहेगा चलो भी मेरे पास से हट जाओ, ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9, यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस का 1। क्लियर हो गया यहाँ से आप लोगों को। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, चले यहाँ देखिए, अब हमारे पास ये एक्स प्लस 1 है, ये 9, ये हो जाएगा एक्स प्लस 1, 9x से मल्टीप्लाई होगा तो 9x और 9 1 जा 9 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इस वाले 1 को इधर ही रखेंगे और ये नेगेटिव 9 इधर आके पॉजिटिव 9 हो जाएगा। 9x अपनी जगह पर है, ये वाला x यहाँ के माइनस का x हो जाएगा। 9 में से 1 गया तो बचा 8, 8x हो गया, 9 और 1 हो गया 10। अब x 8 को कहेगा चलो भाई तुम भी मेरे पास से हट जाओ। अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें यहाँ कहाँ कर लेती हूँ, स्पेस नहीं बेटा, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ वाला स्टेप इधर ले आती हूँ, 8 इज इक्वल्स टू 10 इज इक्वल्स टू 8x, ठीक है। यहाँ वाला स्टेप मैं इधर ले आई हूँ, यहाँ स्पेस नहीं थी मेरे पास। अब यहाँ पर 8 कहेगा x को, x कहेगा 8 को चलो भी मेरे पास से हट जाओ। मल्टीप्लाई में है 8 के पास डिवाइड में, तो 2 का टेबल 4 टाइम पड़ा तो 8 आया, 2 का टेबल 5 टाइम पड़ा तो हमारे पास क्या आया, 10 आया। तो x की वैल्यू हो गई, मैथ्स कहता है x को इस तरफ ले आओ लेफ्ट साइड पे, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/4। जल्दी से इसको कर लीजिए नोट डाउन, फिर बढ़ते हैं आगे, करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा इज द पावर ऑफ 8, मतलब पावर 4 एंड 8 इज इक्वल्स टू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 4। शो दैट, हमें प्रूफ करना है कि लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के क्या है, इक्वल है, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। टेक लेफ्ट हैंड साइड, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ आ जाइए 1 प्लस ओमेगा इज द पावर ऑफ 4, 1 प्लस ओमेगा इज द पावर ऑफ 8। याद रखा करें स्कूल में जब आप, सॉरी स्कूल कह दिया, बोर्ड में जब आप पेपर करेंगे तो मार्जिन लगाइएगा इस तरह दोनों तरफ बिल्कुल 1 फिंगर डिस्टेंस का। इतना बड़ा मार्जिन दोनों तरफ पेज पे नहीं लगाना, जैसे कि ये पेज है ना, इतना मार्जिन होना चाहिए हल्का हल्का दोनों तरफ, बस ज़्यादा मार्जिन नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। बच्चे इतना बड़ा मार्जिन बनाते हैं, अजीब तरीके से प्रेजेंटेशन से पेपर करते हैं। इस पर मैं आपको एक प्रेजेंटेशन पेपर भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, अपना कॉम्प्रिहेंसिव पेपर कंडक्ट करूँगी ना, तो जिस बच्चे का सबसे अच्छा पेपर होगा उसको मैं इंशाल्लाह चैनल पे अपलोड करूँगी। पिछली दफ़ा जो है वो अरसला खान का था, जिन्होंने 4th पोजीशन ली कराची बोर्ड में अल्हम्दुलिल्लाह। और इस बार देखें, जैसे कि प्रेजेंटेशन मैंने कॉम्प्रिहेंसिव पेपर वासिल अहमद साहब है हमारे ग्रुप का बच्चा माशाल्लाह से, उस बच्चे का मैंने पेपर जो है वो शेयर किया आप लोगों के साथ, कॉम्प्रिहेंसिव पेपर। अभी मैं इसको सॉल्व कर ही रही थी कि बच्चे ने कहा मिस ये देखें मैंने सॉल्व कर लिया। अच्छे बच्चे इस तरह होते हैं जो पढ़ते हैं, मिस ये देखें मैंने सॉल्व किया है और आप बताएं कि इसमें कोई मिस्टेक है। तो जब मुझे इतना अच्छा उसकी प्रेजेंटेशन लगी तो मैंने सोचा कि इसके पेपर के ऊपर ही वॉइस ओवर दिया जाए, ठीक है, ताकि बच्चों को प्रेजेंटेशन का भी पता चले, ठीक है बेटा। अब टेक लेफ्ट हैंड साइड, हमने इसको उठा लिया। हमेशा क्वेश्चन को देख लिया करें, एकदम कोई ना कोई मिस्टेक होती है तो वो निकल जाती है, ठीक है जी, रीराइट कर लिया करें एक दफ़ा। आ जाते हैं, अब आप सबको पता है यहाँ पर हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0 के। ये रियल रूट है और ये आपके पास दोनों जो है कॉम्प्लेक्स रूट है, यही है ना आपके पास, ये दोनों बराबर किसके होते हैं, 0 के होते हैं। अगर मैं इसमें से बोलूँ कि 1 प्लस ओमेगा को फाइंड करना है, तो यहाँ से ये 1 प्लस ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर को कहेगा चलो भी मेरे पास से हट जाओ, ये प्लस का है तो ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 0 के पास हो जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर। इसी तरीके से अगर मैं कह दूँ, फ़र्ज़ करो अगर मैं कहूँ कि ओमेगा स्क्वायर इधर ही रहे और ओमेगा वहाँ चला जाए, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इधर रहा
और ओमेगा उधर चला जाए तो आप कहोगे माइनस ओमेगा के बराबर है। इसी तरीके से है ना। अब ये 3-4 चीज़ें याद रखिएगा। अगर पावर क्यूब हो जाए ना, चाहे वो इवन नंबर है, अगर वो 3 भी आ जाता है तो वो भी बराबर है 1 के। अगर हमारे पास के ऊपर पावर 6 आ जाती है ये भी बराबर है 1 के। फॉर एग्जाम्पल अगर पावर 9 आ जाती है ये भी बराबर है। फिर थोड़ा सा आपको रिव्यू दे रही हूँ, ठीक है जी, रिविजन करवा रही हूँ आपको। अब आ जाते हैं यहाँ पर, देखो 1 प्लस ओमेगा क्या है, 1 प्लस ओमेगा। तो आपको पता है कि 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो आप यहाँ लिख दोगे माइनस का ओमेगा स्क्वायर, आप बेशक ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अब यहाँ पर है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर किसके हैं, माइनस ओमेगा के। आपने क्या करना है, ये सारा कुछ एग्जाम में इस तरह नहीं लिखना है, सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है। जो चीज़ आप लिखोगे आप उसका रेफरेंस दोगे सिर्फ सामने। जैसे कि 1 प्लस ओमेगा आया तो आप मैं बाकी सब मिटा देती हूँ, जो जो आता जाएगा सिर्फ वही बताऊँगी आपको। जैसे कि मैंने कहा फर्स्ट वाले में कि 1 प्लस ओमेगा बराबर है ओमेगा स्क्वायर के, तो आपने कहा 1 प्लस ओमेगा बराबर है ओमेगा स्क्वायर के, रेफरेंस दे दिया। सेकंड वाला रेफरेंस अब काम आएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है हमारे पास माइनस ओमेगा के, ठीक है जी। ये रेफरेंस हमने यहाँ यूज़ नहीं किया बेटा। अब यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा इज द पावर ऑफ 4, इसको ब्रेक कर दो। देखो ये हो जाएगा 1 प्लस रहेगा, और ये वाला जो ओमेगा 4 है ना, ये ओमेगा और ओमेगा क्यूब में इस तरह मैंने इसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है। आगे आ जाओ। अब हमारे पास ये वाला है, इसके ऊपर पावर 8 है, तो मैं इसको किस तरह ब्रेक करूँगी, मैं इसको यूँ करती हूँ 1 प्लस, इसको ब्रेक कर रही हूँ तो ये ओमेगा स्क्वायर कर देती हूँ और एक पावर 6 कर देती हूँ, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह मैंने क्या किया, इसको कर दिया है बेटा, यहाँ पर मैंने इसको ब्रेक, समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे सॉल्व करना है। अब आपको पता है ये माइनस का ओमेगा स्क्वायर है और ये ओमेगा, इन दोनों के आपस में रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई का है, ऐसे ही है ना। अगर मैं ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा को आपस में मल्टीप्लाई करती हूँ, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब, ऐसे ही है। अब ये मेरे पास 1 प्लस ओमेगा और ये ओमेगा क्यूब है। आपको पता है कि ओमेगा के ऊपर क्यूब है तो हमारे पास किसके बराबर है, ओमेगा क्यूब है। तो देखो जैसे कि यहाँ रेफरेंस दो, अगर पावर क्यूब हो जाएगी वो भी बराबर है 1 के, ठीक है। तो 6 है वो भी बराबर 1 होती है, लेकिन साथ साथ रेफरेंस देते जाओ। तो ये 1 प्लस ओमेगा ऐसे ही रहेगा फ़िलहाल, और ये ओमेगा क्यूब बराबर हो जाएगा 1 के, ऐसे ही है ना। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट 1 लिख दूँ तो कोई इशू तो नहीं है ना, तो आप डायरेक्ट सिर्फ 1 ही लगा दें, ओमेगा ही लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये चीज़ तो बराबर है 1 के। 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा ही आएगा, इसलिए हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप मत करें। माशाल्लाह आप लोग मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट्स हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर फिलहाल अपनी जगह पे रखो, और ये वाला ओमेगा पावर 6 है, यहाँ रेफरेंस दो कि जो 6 पावर है वो भी बराबर है 1 के, तो अब यहाँ पे भी 1 लिख दो। अब 1 को मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या होगा बच्चे, यही आ जाएगा ना दोबारा घूम फिर के, तो 1 लगाना ज़रूरी नहीं है। चलो आगे आ जाओ। अभी इस कंडीशन में 1 लगाना ज़रूरी नहीं है, ये ना समझे इसने कहा कि 1 लगाना ज़रूरी नहीं है तो लगाना ही नहीं है, ऐसा नहीं करना, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप सबको क्या पता है यहाँ पे, अब हम अगर जानते हैं कि ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, देखो ये वाली चीज़ आ गई दोबारा घूम फिर के माइनस ओमेगा के बराबर है, तो आंखें खोल कर आप लोगों ने जो है इसको करना है 1 प्लस ओमेगा। अब ये वाला जो 1 प्लस ओमेगा है ये बराबर है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, तो यहाँ लगा दो माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो माइनस ओमेगा के बराबर है। आ गया समझ में, ठीक है जी। अब ओमेगा क्यूब जो है वो ऐसे ही रहा। अब ये माइनस का जो ओमेगा स्क्वायर ऐसे यहाँ पे क्यों रहा, 1 कर दो ना इसको भी, ये भी तो 1 के बराबर होता है। यहाँ पे अगर जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया था तो डायरेक्ट 1 ले लो यहाँ पर कि ओमेगा का जो क्यूब है ये भी तो बराबर है 1 के, तो सिंपली आपके पास ये क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको अगर आप आपस में मल्टी तो 1 ऐसे ही रहेगा। देखो फिलहाल इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, ओमेगा और स्क्वायर है और ये एक ओमेगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब ओमेगा क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा क्यूब। अगेन वही वाला चीज़ कि ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, तो आपके पास आंसर क्या आया आपका 1, लेफ्ट साइड का आंसर आया है 1, ठीक है जी। अब हम कर लेते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड, तो स्पेस नहीं है, यहाँ आ जाइए। 1 मिनट, कैमरा मेरा थोड़ा सा हिल रहा है, सही कर लूँ उसको। चलो अब आगे आ जाए, सेकंड स्टेप नीचे आ जाइए, टेक राइट हैंड साइड, ठीक है जी। राइट हैंड साइड पर क्या है हमारे पास, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसके ऊपर पावर है 4। अब हमारे पास है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज द पावर ऑफ 4। अब देखो अगर मैं यहाँ से ओमेगा, देखो जैसे आप सबको पता है 1 प्लस ओमेगा का जो स्क्वायर है वो बराबर है 0 के। अब हमें यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर फाइंड करना है। ये 1 को कहेगा चलो भाई मेरे पास से हट जाओ, प्लस का 1 0 के पास जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा -1। तो यहाँ पर रेफरेंस देते हुए आप लिखोगे कि -1 के बराबर है, ऊपर पावर 4 है, आप सबको पता है ऊपर पावर इवन है, 1 इज़ द पावर ऑफ 4, 1 ही होगा। 1 को जब 100 टाइम भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो आपस में
तो 1 ही आंसर आता है। और नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि ऊपर इवन नंबर मौजूद, तो आंसर क्या आया 1। यहाँ पर भी 1 आया और यहाँ पर भी 1 आया था। तो आप यहाँ लिखोगे कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है कि 1 बराबर है 1 के। शो दैट, हमने ये यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। प्रूफ भी लिख सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप चाहें तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्रूफ भी लिख दें। ठीक है जी, चलें बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब आप लोग समझेंगे जी मिस ने तो पार्शियल फ्रैक्शन इतना ज़बरदस्त करवाया है, जिन सेकेंड ईयर का चैप्टर था मैट्रिक में दे दिया, हर दफ़ा यही कहती हैं। और मैंने पार्शियल फ्रैक्शन को जिस तरीके से करवाया है, अगर आपने मेरी लेक्चर्स को देखा है तो आप देखते ही पहचान लेंगे। याद रखिएगा, जब भी पार्शियल फ्रैक्शन का कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपने पार्शियल फ्रैक्शन का करना क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन है क्या, डिकम्पोज है ना, वन टर्म को, एक टर्म को ब्रेक कर देना मैनी टर्म्स में। ठीक है ना, हमने इसको बहुत सारी टर्म्स से ब्रेक कर देना होता है। अब हमें चेक करना होता है कि गिवन फ्रैक्शन जो हमारे पास दिया गया है क्या वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। ऐसा ही है ना, प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या होता है आप सबको पता है कि 1/2 है, जैसा कि आप सब देखो सिंपल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँ यहाँ पर कि 1/2 है। अब आप कहोगे कि ये आपके पास प्रॉपर है, प्रॉपर क्यों है ये, क्योंकि हमारे पास न्यूमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। अगर हमारे पास हमारा न्यूमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर होगा तो आप कहोगे ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर हमारे पास हमारा न्यूमिनेटर जो है वो बड़ा आ जाए और डिनोमिनेटर हमारा छोटा आ जाए, फॉर एग्जांपल 3/2 हो या 5/5 हो, न्यूमिनेटर जो है वो लेस देन डिनोमिनेटर हो या फिर न्यूमिनेटर बराबर हो डिनोमिनेटर के, तो वो हमारे पास क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ये आप सबको पता है, ठीक है ना, स्टार्टिंग से करते हुए आए हैं। याद रखना है, जब हमारे पास इस कंडीशन में अगर हमारे पास एक पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस दिए गए हैं और वो कहता है सॉल्व करो, तो आप चेक करोगे, सबसे पहले आपने चेक किया प्रॉपर और इम्प्रॉपर। ठीक है जी, पहले चेक करोगे कि प्रॉपर है। कैसे चेक करोगे, देखो अब यहाँ पे हमारे पास पावर क्या है 3 है, ऊपर वाले में सबसे हाईएस्ट पावर क्या आ रही है 3 आ रही है, नीचे वाले के पास यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो पावर 2 है। अब आप देखो ऊपर 3 है और नीचे 2 है, पावर जो है हमारे पास 3 है, नीचे पावर हमारे पास 2 है, तो ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो हम कहेंगे कि आपके पास जो गिवन क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमारे पास ऊपर पावर 3 है, नीचे पावर 2 है, तो आप सबको पता है ये तो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है ना, हम चेक करते हैं। अब दिस क्वेश्चन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। अब ये तो रैशनल फ्रैक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनल एक्सप्रेशन, याद रखो हमारे पार्शियल फ्रैक्शन हम सिर्फ उसके बना सकते हैं जो हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो। यही आप सबको बताया था, रैशनल एक्सप्रेशन होना चाहिए, यही बताया था। अब पावर 3 है तो क्या करेंगे, पहले हम करेंगे डिवाइड, इसको पहले हम प्रॉपर बनाएंगे और फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। हम इस तरह नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन के बनते हैं, रैशनल एक्सप्रेशन के बनते हैं, अदरवाइज नहीं बनते। तो इसको डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करेंगे, इसमें परेशान होने वाली बात तो है ही नहीं, डिवाइड करने का तरीका बड़ा आसान है। इसको आप डिवाइड करो, जो उसको पहले सॉल्व कर लो थोड़ा सा, क्योंकि एक डिनोमिनेटर है ना, एक डिवाइज़र बनाएंगे और एक डिवाइडेंट बनाएंगे। डिवाइड करने का तरीका तो आप सबको आता है माशाल्लाह से। इसको सॉल्व कर लो, देखो एक माइनस टर्म है और एक प्लस टर्म, अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये हो जाएगा x² - 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। डायरेक्ट फ्रैक्शन में मैंने फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लिया। अब आप कहेंगे इस फार्मूला तो हमें पता है, इतना तो आपको पता है और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों को इतना तो करवा दिया है। अब यहाँ आ जाओ, अब हम पहले कर लेते हैं डिवाइड। अब हमारे पास डिवाइज़र जो है वो है 3x³ - 2x² - 16 + 20, और डिवाइज़र हम क्या बना देंगे अपने x² - 4 को। ये डिवाइडेंट है और ये डिवाइज़र है। अब फर्स्ट टर्म उठाई, जिस तरह करना आता नहीं आता तो बच्चों की तरह सिखाऊंगी डिवाइड करना भी। 3 है, फर्स्ट टर्म उठाओ, इसकी फर्स्ट टर्म उठाओ x² से x³ कैंसिल हो गया, ऊपर क्यूब था नीचे स्क्वायर था, सिंपल 3x बचा। ये जो बचा ये हमारा क्वोशिएंट होता है, इसको इधर उतार लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हुए पूरे डिवाइज़र से इस क्वोशिएंट को करना होता है मल्टीप्लाई, पूरे का पूरा। 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 3x³ हो गया, 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 12 हुआ और आ गया x। अब ये पूरी टर्म हमारी आ चुकी है, इसको अरेंज करेंगे, सेट कर देंगे। 3 पावर के नीचे क्यूब के नीचे क्यूब वाला और x के नीचे x वाला से, यहाँ पे 16x था, ये लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा माइनस का 12x। ठीक है जी, ये प्लस वाला ये साइन कैंसिल हो जाती है ना, ये माइनस प्लस वाला इस माइनस से हो जाएगा कैंसिल आउट। इसको सॉल्व कर लो, यहाँ लिख लो माइनस का 2x², यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस, माइनस 16 में से 12 गया तो बचा माइनस का 4x और प्लस का 20। अब हमारे पास हमारा ये डिवाइडेंड है और ये हमारा डिवाइज़र है। वही स्टेप फॉलो करो, यहाँ पे फर्स्ट टर्म उठाई, इसकी फर्स्ट टर्म उठाई,
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। नाउ और क्वेश्चन इज -2 लगाया, इस -2 के बराबर में इस पूरे के पूरे डिवाइजर को रखकर मल्टीप्लाई कर दिया। 2 को इससे किया तो 2x² माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 2 ज़ा 8, ये हुआ माइनस का 2x², यहाँ हुआ प्लस का 8, ये माइनस और ये प्लस, प्लस वाला माइनस से कैंसिल, प्लस माइनस होता है माइनस। 20 में से 8 को माइनस कर दो तो कितना बचता है 12, साइन बड़े की आएगी, 20 बड़ा है, 20 के आगे लगा है प्लस तो लगा दिया, आया माइनस का 4x। अब हमारे पास ये जो बचा है ये रिमाइंडर है, ये हमारे पास हमारा क्वोशिएंट है। समझ में आया आप सबको? ठीक है जी। और ये जो चीज़ है हमारे पास, ये हमारा डिवाइज़र है, आप सबको पता है ये डिवाइज़र है और डिवाइडेंट है, ये क्वोशिएंट है और ये हमारे पास हमारा रिमाइंडर है। ठीक है जी। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब हमने इसको प्रॉपर बना लिया है। यहाँ से मिटा दूँ ये वाला रफ वर्क? बिल्कुल मिटा दीजिए मिस। चलें जी, मिटा दिया। अब हमें क्या करना है, इन फॉर्म ऑफ, देखें यहाँ पर, अब इसका नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ कर रही हूँ, तो आ जाओ दोबारा क्वेश्चन को कॉपी कर लो। ये हो जाएगा 3x³, ये पूरी लाइन है, इसके नीचे ये स्टेप आएगा जो यहाँ कर रही हूँ, माइनस का 2x² माइनस का 16x + 20, ठीक है बच्चे, डिवाइडेड बाय x - 2 एंड x + 2 इज इक्वल टू, इसको हमने जो है वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। जो हमारा आंसर आया है, क्या आया है, 3x - 2, ये हमारा क्वोशिएंट होता है, आप सबको पता है, इधर रखते हैं। और यहाँ पे हमें क्या करना है, अपना -4x + 12 डिवाइडेड बाय, हमें क्या रखना है नीचे अपना डिवाइज़र, जो x² इस तरह रखना चाहते हो इस तरह रख लो, अगर अलग अलग करके रखना चाहते हो अलग अलग, जिस तरह का पहले वाली कंडीशन में था वही रख लो, कोई इशू नहीं है। दोबारा इसको इसी तरह मैं ब्रेक करके लिख देती हूँ x + 2, ताकि हमें आसानी हो जाए। ठीक है जी। मैंने क्या किया यहाँ पर, इसको एक प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया है। समझ में आया अभी आप लोगों को? अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर इस तरह ये दिया जाता तो आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सकते थे। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो बन चुका है। समझ में आया? अब आपने इतनी चीज़ उठानी है, -4x + 12 डिवाइडेड बाय x - 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह के छोड़ दें, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है जी। अब हम x - 2 और x + 2 को उठाएंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला, रूट्स आर रियल। आप सबको पता है हमारे पास रूट्स इक्वल हैं, रूट्स रियल है। आप कहेंगे मिस ये कैसे पता चला? इसके लिए तो इंट्रोडक्शन लेक्चर जाकर देखें, उसमें मैंने आपको सब यहाँ से देख के बताया कि आप यहाँ से देख के पहचान लोगे आपके पास रूट इमेजिनरी हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, व्हाटएवर। ठीक है जी। हमें पता है हमारे रूट्स रियल हैं, इक्वल इन द फार्मूला विल बी a डिवाइडेड बाय फर्स्ट डिनोमिनेटर x + 2 और फिर प्लस b, मैं b a1, आपकी बुक में a1 a2 a3 इस तरह दिया, वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आगे जाके पार्शियल फ्रैक्शन की कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जिसमें बहुत घपला हो जाता है, साइन मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो आप a b c d e करके रखा करें, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाइंग, सब में एक जैसा है, सारी एक्सरसाइज इसी तरीके से होती हैं, मतलब सिर्फ यहाँ तक की कहानी ऊपर की होती है, पहचाना, देखा, किया, इक्वेशन बनाकर छोड़ दिया, और आगे की पूरी स्टेप वही होता है। मल्टीप्लाइंग, ये अप्लाइंग ऑन बोथ साइड भी कर सकते हो, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स विथ, बाय भी कर सकते थे, कोई मसला नहीं है, विथ x + 2 और x - 2, ये x + 2 और x - 2 है, इन सब पूरी जो आपके पास इक्वेशन है, इसके साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा x + 2 x - 2 लगाया और ये पूरे का पूरा कॉपी कर दिया, -4 + 12 डिवाइडेड बाय x - 2 और x, फिलहाल इसके साथ लगाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि कैंसिल हो जाता है, लेकिन एक सवाल इसमें तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगी। वो तो जब आप चैनल से देख रहे होते हैं ना, तो उसमें तो ये है कि एक सवाल अगर मैंने इस तरह करवाया डायरेक्ट, अगला मैंने डायरेक्ट करवा दिया, बच्चे समझ जाते हैं। अब यहाँ पे जो बच्चे फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो उनके लिए ये करवा रही हूँ इस तरह, x + 2 और x - 2 और इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म को, तो ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाय x + 2। सेम ऐसे बीच में b है, इसके साथ भी इसी तरह करेंगे तो x + 2 और x - 2, एक मिनट वो थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ठीक है जी, आ जाइए इधर, डिवाइडेड बाय, सॉरी इसके साथ नहीं करना, एक मिनट गलती से इधर कर दिया, b डिवाइडेड बाय x - 2। आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, जो चीज़ मौजूद थी
वो रखते और बाकी को काट देते। जैसे कि x-2 उसके नीचे है और यहाँ पे x-2 कट जाता, b के साथ सिर्फ x+2 आता। a के पास x+2 था, x-2 कट जाता, पर 2 कट जाता, पॉजिटिव कट जाता, नेगेटिव वाला आता और इसके साथ पूरी टर्म कट जाती। तो आप ज़रूरी नहीं था कि ये लिखें इस तरह, ठीक है जी। पॉजिटिव वाला कट गया, इसके साथ नेगेटिव वाला कट, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा -4 + 12 = a x-2 प्लस ये है b और x प्लस का 2। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। इसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का, ठीक है। अब हमें रूट्स चेक करने हैं। रूट्स कहाँ से चेक करेंगे? यहाँ से चेक करेंगे। एक x+2 है और एक x-2 है। तो देखो ये ऐसे है ना, x+2 है और एक x+2 है। अब यहाँ पे 0 देखो इस तरह करो, ये +2 हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा x-2। तो पॉजिटिव भी एक -2 होगा और एक +2 होगा। तो हम पुट कर देखेंगे इसमें, ठीक है जी। यहाँ पे पुट करेंगे तो आप यहाँ पे लिखोगे पुट x = -2 इन इक्वेशन नंबर 3। पहले हम -3 पुट करने लगे हैं इस वाली पूरी इक्वेशन में। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर, अच्छा 4x था यहाँ पे, देखो बेटा यहाँ मेरी मिस्टेक हो गई, आई एम सॉरी, या 4x कर लीजिएगा, यहाँ वेरिएबल है 4x, ठीक है। यहाँ पे 4x है, -4x, ठीक है जी। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे रेफरेंस दो कि हम इक्वेशन नंबर 3 में इसको पुट कर रहे हैं। 3 का रेफरेंस देते हुए इस तरीके से आगे बढ़ो। -4 और क्या पुट करना है? -2 + 12 = a -2, ऑलरेडी -2 मौजूद है, प्लस b, यहाँ है x में आएगा -2 और ये +2, ये +2 और -2, तो अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ देखो अब हमारे पास, यहाँ से देखिए सॉल्व कर लीजिए। ये -2 और ये -4, माइनस हो जाएगा, +4 × 2 = 8 + 12, तो लेफ्ट साइड पे 20 हो गया। यहाँ सॉल्व कर लिया इसको मैंने पहले ही, ये -2 और ये -2, तो ये मेरे पास हो जाएगा -4। ये प्लस वाला माइनस से कैंसिल हो गया था तो हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4a। ए कहेगा चलो भाई 4 को मेरे पास से हट जाओ, 20 को एक्सेप्ट करेगा, ये अपनी साइन साथ लेकर जाएगा, ठीक है। 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, तो ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी -5। तो बॉक्स में बंद कर लो। जैसा कि आपने यहाँ पे ये पुट किया, इसी तरीके से अब आप पुट क्या करोगे? पुट सेकंड रूट क्या था हमारे पास? +2 था, तो -2 हो जाएगा, था ना। पहले वाला -2 हो गया, फिर +2 पुट करेंगे हम। तो आप लिखोगे पुट, इसी के नेक्स्ट स्टेप है ये, वहाँ यहाँ देख लीजिए पुट, या एक काम कर लीजिए आप इसको मिटाएं, यहाँ तक करें, मैं आगे नेक्स्ट स्टेप इधर ही बता देती हूँ, इसी के अंदर सॉल्व कर देती हूँ। आप यहाँ लिखें नेक्स्ट स्टेप में पुट x = 2 इन इक्वेशन नंबर 3। तो हम पुट करने जा रहे हैं 2, तो जहाँ जहाँ पे ये है वहाँ 2 लगा लें, ठीक है, और बाकी नीचे का मिटा दें। नेक्स्ट स्टेप इधर ही देख लीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट स्टेप भी इधर ही कर रही हूँ, पुट कर रही हूँ। पहला वाला -2 रखोगे, फिर 2 रखोगे, स्पेस नहीं है इसलिए इस तरह समझा रही हूँ, ठीक है। अब क्या रखोगे? +2 रखोगे। अब ये 0 हो जाएगा, देख लीजिएगा, ये हो जाएगा 4 × 2 = 8, -8 + 12, और a जो है ये माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो गया, और ये b 4 हो जाएगा, 4b, ठीक है। 12 में से 8 को माइनस कर दो तो 4 बचता है, और यहाँ पे भी 4b है, तो b यहाँ पे आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 1 आंसर आ जाएगा b। 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, तो b आ जाएगा आपके पास 1। a क्या आया था आपके पास? a आया था आपके पास -5, यही आया था ना अभी। देखिए इसको सॉल्व कर ले। अब हम इसको पुट कर रहे हैं, आप लिखोगे पुट, तब यहाँ से आप मिटा देती हूँ, आप यहाँ से कुछ देख लीजिए। अब मैं मिटाने लगी, उसके नेक्स्ट स्टेप आप इसके आगे कीजिएगा। चलो इसको देखें जल्दी से, फिर नेक्स्ट स्टेप करते हैं, ठीक है। मिटा दूँ अभी मैं यहाँ से ये, चले मैं यहाँ तक मिटा देती हूँ, क्योंकि अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी ना इस वाली इक्वेशन नंबर, मुझे 2 की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं एक काम करती हूँ, ये सारी चीज़ें यहाँ से मिटा देती हूँ, यहाँ तक मुझे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब आप लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप, पुट द वैल्यू ऑफ a and b इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं। तो a क्या था हमारे पास? देखिए -4x + 12 डिवाइडेड बाय x - 2, x + 2, a हमारे पास क्या आया था? -5, x + 2 डिनोमिनेटर में है, b में आया था हमारे पास 1, +1, तो x - 2 हो गया, ठीक है जी। नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम, इक्वेशन नंबर 1 को देखते हुए क्या थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1? ये देखिए ऊपर आपके पास, इसलिए मैंने इसको नहीं मिटाया था यहाँ से।
इसमें हम इसको जो है वो सॉल्व कर देंगे। इसकी जगह पर हम सिर्फ ये वाली टर्म रखेंगे। तो नाउ इक्वेशन नंबर 1 इज़ 3x माइनस 2 माइनस, हाँ प्लस था, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5x प्लस 2 और ये प्लस आपके पास 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। हमने इस वाले 4x प्लस 12 और डिनोमिनेटर में x माइनस 2 पूरी जगह पे हमने इसको लिख दिया, हमने इसके साथ क्या कंपेयर कर दिया इसको, ठीक है जी। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, कि हमने एक प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन जो आपके पास दिया गया था इसको हमने सॉल्व कर दिया, डिकम्पोज कर दिया बहुत सारे पार्ट फ्रैक्शंस में, ठीक है जी। पार्ट्स में यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। ये बेटा हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। फॉर गिवन ऑब्जर्वेशन है, अनग्रुप डेटा दिया गया है 148, 145, 160, 157, 156, 160, 160 एंड 165। शो दैट हार्मोनिक मीन इज लेस देन ज्योमेट्रिक मीन एंड लेस देन आपके पास अरिथमेटिक मीन। आपने शो करना है तमाम के आंसर्स को। अब हमें देखो देखते ही सवाल को आपको पता हो चल जाना चाहिए कि हमें अगर हार्मोनिक मीन फाइंड करना है तो हार्मोनिक, फिर मैंने कहा था ना स्टैटिस्टिक्स में आपको ऑब्जर्वेशन को देखते हुए अपना चार्ट बनाना आना चाहिए कि आपने पहले क्या फाइंड करना है। देखो पहला हार्मोनिक मीन हम अगर फाइंड करते हैं, पहले अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लें। सबसे पहले देखो पहले तो फार्मूलाज लिखो अपने माइंड में कि आप सबको पता है। 1 मिनट में यहाँ लिखती हूँ ताकि मुझे स्पेस भी मिले। यहाँ देखिए, अब हमारे पास हमारा अरिथमेटिक मीन अगर हमें फाइंड करना है तो आप सबको पता है फॉर्मूला अरिथमेटिक मीन का होता है समीशन x डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n। मीन ही है ना, अरिथमेटिक मीन मीन ही होता है। तो अरिथमेटिक मीन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तमाम ऑब्जर्वेशन का सम चाहिए होगा, समीशन चाहिए होगा। तो एक कॉलम बना लो यहाँ पर, पहले तो हमें कॉलम और दूसरा पहले फॉर्मूलाज लिख लो सारे, ठीक है। फिर हमें चाहिए यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन, चलो ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है और हार्मोनिक मीन है, ठीक है। चलो ज्योमेट्रिक मीन भी देख लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला आप सबके पास क्या होता है, आप सबको पता है अनग्रुप डेटा है तो समीशन लेना है हमें, तमाम ऑब्जर्वेशन का सम लेने के बाद उसकी पावर 1/n, nth पावर, यही होता है। और अगर हार्मोनिक मीन चाहिए तो हार्मोनिक मीन में क्या चाहिए होता है हमें, n ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन समीशन 1/x। ये 1/x का मतलब क्या है कि हर ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करो 1 से, फिर उसका सम लो। ये 3 फार्मूलाज आपके जहन में रहे। अब ये जहन में रहने के बाद फिर आपको क्या करना होता है, चार्ट बनाना होता है। देखो x ऑब्जर्वेशन 148, जिन बच्चों ने मेरे चैनल से किया है उनको अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गया होगा। 145, 160, 157, 156। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करा करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। 165 और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो आपके पास एलिमेंट ग्रुप्स मौजूद हैं वहाँ तक शेयर किया करें। जब तक मैं चार्ट टिक करती हूँ आप जाके चैनल सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, ये आ गए हमारे पास तमाम ऑब्जर्वेशन हमने लिख दी। हमें क्या चाहिए, मीन लेने के लिए समीशन x चाहिए। सम x का मतलब क्या है, इस पूरी ऑब्जर्वेशन का सम चाहिए जो कि समीशन x है। मैंने पहले से कैलकुलेट कर लिया था, इन सब का सम कर देखो, आंसर इज़ 1251, 1251 इसका आंसर आएगा। और हमें तमाम ऑब्जर्वेशन का सम चाहिए, हार्मोनिक मीन के लिए 1/x चाहिए, ठीक है। 1/x चाहिए, ऐसे आ जाओ। आप चाहते तो फार्मूला में भी लिख सकते थे, देखो इस तरह, अगर हार्मोनिक मीन की बात आती है तो इस तरह भी कर सकते हो, 1/x1, फिर अगेन 1/x2, इस तरह करके भी, इस तरह करोगे फिर 1 डिवाइडेड बाय 148, फिर प्लस 1 डिवाइडेड 145, फिर प्लस, फिर 1/160। ऐसे बड़ा लेंथी हो जाता है, इस तरह करने की ज़रूरत नहीं होती। बेहतर यही होता है कि इसको एक चार्ट बना लिया जाए और चार्ट में तमाम ऑब्जर्वेशन की कैलकुलेशन कर ली जाए, देन फार्मूला में पुट कर लिया जाए। अब हर ऑब्जर्वेशन को 1 डिवाइडेड बाय 148 करो कैलकुलेटर में, फिर 1 डिवाइडेड बाय 145 करो, फिर 1 डिवाइडेड बाय 160 करो, इसी तरह 1 डिवाइडेड बाय 157 करो, 1 डिवाइडेड बाय 156 करो, 1 डिवाइडेड बाय 160, अगेन 1 डिवाइडेड बाय 160, अगेन 1 डिवाइडेड बाय 165 कर लो। इन तमाम ऑब्जर्वेशन का जब सम करोगे तो वो आ जाएगा समीशन 1/x। वो मैंने कैलकुलेट कर लिया है, वो मैं आपको बता देती हूँ, 0.05124 ये आंसर आ रहा था। समझ में आया? हमारा जो आंसर आया था वो ये आया था। आप पहले इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, डिवाइड कर लीजिएगा ना, यहाँ लिखते जाइएगा, फिर इनका जो सम आएगा वो टोटल 0.0514। अब इतना तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को मैंने सिखाया है ना बेटा, ये तो आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह खुद कर सकते हैं, ये आप कर लीजिएगा। मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर से लिख लिया था, छोटी छोटी चीज़ें मैंने नहीं लिखी, ये तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। मुझे कर देखना पड़ेगा अभी कैलकुलेटर से दोबारा से। आप यहाँ देख लीजिए, आपने इस तरीके से करना है। समझ में आ गया? इन तमाम का सम आपको चाहिए, ज्योमेट्रिक मीन 1/x का सम चाहिए, ठीक है। समझ में आया? अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की जाने।
सबसे पहले हम मीन फाइंड कर लेते हैं। मीन फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया कि समीशन एक्स चाहिए। समीशन एक्स क्या है, 1 2 5 1। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास 8 है, तो आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा। 1 2 5 1 डिवाइडेड बाई 8 को जब आप डिवाइड करोगे तो 156.3 आपका आंसर आएगा। ये अर्थमेटिक मीन हो गया। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। ज्योमेट्रिक मीन निकालने के पहले हार्मोनिक मीन मिटा देती, थोड़ा फार्मूला इसका लेंथी होने वाला है यहाँ पर। ये डायरेक्ट सॉल्व कर लो बगैर चार्ट के। आपने क्या करना है, तमाम ऑब्जर्वेशन का सम चाहिए ना ज्योमेट्रिक मीन। देखो ऐसे 148, फिर 145, फिर 106, ठीक है 160, 157, 156, 160, अगेन 160, 165। ठीक है, अब इन तमाम की पावर 1/n है, मतलब 1/8। इन सबको पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर आ जाएगा 3.5। साइंटिफिक कैलकुलेटर से ही कर लीजिएगा, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन जब आप फाइंड करोगे ना, ज्योमेट्रिक मीन अपना बेटे उसके ज़रिए क्या कहते हैं, ग्रुप डेटा के ज़रिए, तो फिर आपको लॉग लेना पड़ता है। आपको पता है अलाउ होगा आपके लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो आपके पास कुछ इस तरह की टर्म आ जाएगी। जब आप मल्टीप्लाई करोगे कैलकुलेटर में ऐसा आएगा 3.55 × 10⁻17। ऊपर पावर 1/8 है, तो मल्टीप्लाई करके होल पावर ब्रैकेट बना के 1/8 लिखोगे तो कैलकुलेटर में ही आपका सिंपल आंसर आ जाएगा 156.2475। ये आ गया ज्योमेट्रिक मीन, ये आया था अर्थमेटिक मीन 156.3। ठीक है जी, चलें इसको लिख लीजिए दोनों को। अब आ जाते हैं हम अपने हार्मोनिक मीन पर। अपना हार्मोनिक मीन का फार्मूला जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, सेम एज इट इज़ वैसे ही आपने करना है। n डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है 1/x वो लेना है। n कितना है, 8 है। और ये टोटल सब हमने जो यहाँ पर लिया चार्ट बनाते हुए, ये क्या आया है 0.05124। इसको इससे रखकर डिवाइड कर लो सिंपली। जब डिवाइड करोगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा हार्मोनिक मीन का 156.11170। ये आया हार्मोनिक मीन। इसको भी एक मिठाई के डब्बे में कर लो बंद। अब हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था कि हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज़ लेस दैन अर्थमेटिक मीन। हार्मोनिक मीन आया है 156.1170 है। ठीक है जी, 11170, 3 1 नहीं है, 2 है, 70। ज्योमेट्रिक मीन आया है 156.2475, देख लीजिए। ठीक है जी, अच्छा जी, शो कर चुके हैं। अर्थमेटिक मीन आया है 156.3। ये सबसे बड़ा ही, उससे छोटा ही, उससे छोटा। ठीक है, तो पॉइंट का फ़र्क आ रहा है इस तरीके से। ठीक है जी, ये प्रूफ हो चुका है। अब इसको लिख लीजिए प्रूफ दैट। चलें जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ऊपर अर्थमेटिक मीन, फिर ज्योमेट्रिक मीन एंड देन फिर फाइंड जो है फाइनली हार्मोनिक मीन। ठीक है जी, जल्दी से नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अब हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 8। लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है। लास्ट चैप्टर नंबर 30 से आया है, ट्रिग्नोमेट्री से। 1 + cos θ डिवाइड बाई 1 - sin 1 - cos θ इज इक्वल्स टू sin θ प्लस 1 - cos। मर्जी है लेफ्ट को कर लो, मर्जी है लेफ्ट राइट को कर लो। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करने लगे हैं। टेक लेफ्ट हैंड साइड आप लिख लिया करें इस तरह। टेक लेफ्ट हैंड साइड 1 + cos θ 1 - cos θ। ठीक है बच्चे, अब हमें क्या करना है, यहाँ रैशनलाइजिंग करते हैं तो ये चीज़ पूरी 1 - cos θ मल्टीप्लाई में भी और डिनोमिनेटर में भी। न्यूमिनेटर इसके साथ भी और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो तो सॉल्व करो। ये हो जाएगा 1 1 का 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर लिखो या 1 लिखो, एक ही बात है। और cos स्क्वायर थीटा डायरेक्ट लिख लो, cos स्क्वायर थीटा। ये 1 1 ये भी हो जाएगा इस तरह, 1 का 1 स्क्वायर का 1 ही हो जाएगा। और प्लस माइनस माइनस है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। अब दोनों के ऊपर रूट है तो इनके जो स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे आप सबको मालूम है आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, आप सबको मालूम है। अब यहाँ से sin स्क्वायर थीटा अगर मैं यहाँ रखूँ और cos को वहाँ पर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी से आप 3 फाइंड कर सकते हैं ना। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन लेक्चर में सब करवाया है मैंने आपको। देखिए बेटा, जब इस तरह मॉडल पेपर सॉल्व करना होता है ना तो उसमें एक सवाल एक अलग चैप्टर से आ रहा होता है।
अब उसका तमाम इंट्रोडक्शन तो मैं आपको उसमें नहीं दे सकती, ऐसे तो पूरे 8, 10, 12 घंटे की वीडियो बन जाएगी, क्योंकि एक एक लेक्चर आप सबको पता है मेरा इंट्रोडक्शन 1-1 घंटे का है। आपको इस तरह एक्सप्लेन किया जाता है कि एक एक चीज़ समझ में आ जाए। तो आपको मेरी कोशिश यही है कि जो जो पॉइंट्स हैं मैं आपको समझाऊँ। अदरवाइज़ आपको डिटेल में देखना है तो आपको मेरे चैनल पे इस सवाल को आप बुक से देखिए और चले जाएँ आप वहाँ पर क्वेश्चन बुक की तरफ चले जाएँ, सर्च कर लीजिए उसको कि वॉट एवर एक्सरसाइज 30.34 वॉट एवर जो भी बाय उस्तानी जी लिखेंगे आगे मेरा चैनल आ जाएगा। चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, पूरी प्लेलिस्ट का आपको आराम से वहाँ से एक्सरसाइज मिल जाएगी। ठीक है जी, आप जाकर देख लीजिएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और मैंने ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग फिंगर टिप्स के ऊपर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा को इन तमाम को अपने फिंगर्स के ऊपर ही आपको करना बताया। जिन बच्चों ने मेरे लेक्चर्स को देखा होगा इंशाल्लाह वो तो हमारे जितने ग्रुप के बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह फिंगर्स के ऊपर ही साइन थीटा, कॉस थीटा की तमाम वैल्यूज़ को जो है वो कर लेते हैं। फिंगर टिप्स के ऊपर ही मैंने आप लोगों को बताया, ट्रिक्स बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक्स किस तरीके से सॉल्व होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, अभी 1 माइनस जो कॉस स्क्वायर थीटा है ना ऊपर वाला, अब यहाँ मैं लिख रही हूँ, देखो इसको मैं इसकी जगह पे लिखूँगी साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस और कॉस जो है ना ये कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर था। तो आप इस तरह इसके ऊपर इस तरह लिख सकते थे यहाँ पर, इस मिनट को 1 माइनस कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर आ जाएगा बाहर की तरफ। इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना। ठीक है, यहाँ मैंने गलत लिख दिया था, इसके ऊपर इन दोनों पर था क्योंकि देखो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और यहाँ पे जो है अकॉर्डिंग टू रूल कॉस और कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। डी बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, अब क्या होगा यहाँ पर, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। अब ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का जो होल स्क्वायर है ऐसे। अब ये दोनों जो स्क्वायर है इनसे ही रूट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों के ऊपर रूट है ना, ये रूट तो पूरे दोनों के ऊपर था इस तरीके से। तो हमारे पास ये बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा और नीचे बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये देखिए प्रूफ हो चुका है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर हुज रेडियस इज 4 सेंटीमीटर विद सेंटर एंगल ऑफ π/4 रेडियन। तो डाटा बना लो अपना। एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो हमें क्या करना है, इसमें फाइंड करना है, और जो हमारे पास थीटा है जो एंगल है वो दिया गया है π/4 रेडियन, और जबकि जो रेडियस है वो हमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ जो सेक्टर है उसका फार्मूला होता है पाई थीटा आर स्क्वायर के। याद कर लीजिएगा, बस पुट करना है और कुछ भी नहीं करना। 1/2 ये बराबर है π/4 के, सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। रेडियस 4 है तो 4 का स्क्वायर है। अच्छा, इसको बगैर कैलकुलेटर के भी सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट। देखो ऐसे 1/4 है आपके पास, और यहाँ पर जो पाई दिया गया है ये देखो यहाँ पर π/4, यहाँ पे जो 4 का स्क्वायर का मतलब ये ना 4 × 4 अलग अलग करके लिखो, 16 करके लिखो, तब भी एक ही बात है। अगर 4 का स्क्वायर 16 करोगे ना ऐसे करके तब भी कर सकते, कोई इशू नहीं है। देखो 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास सिर्फ आ जाएगा 2 पाई। तो आप सबको पता है पाई की वैल्यू होती है 22/7, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो 22/7। अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते तो सिंपली मल्टीप्लाई पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, डेसिमल में देखो इस तरीके से 2 × 3.14, 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। नाउ आंसर इज 6.285 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लिखोगे कंक्लूजन में एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर इज 6.285 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे और आपको आगे बता देते हैं आगे के जो कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चे वो आपके थ्योरम्स हैं। ठीक है, वो मैं आपको पेजेस बता देती हूँ, पेज नंबर कहाँ मिलेंगे, और अगर आप चाहते हैं इसके डिटेल लेक्चर्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो आपको कमेंट में बताना पड़ेगा कि यस मिस आप हमें अपने एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ के साथ थ्योरम्स भी एक्सप्लेन करें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं आप लोगों को वो भी एक्सप्लेन कर दूँगी, नो इशू। अब जो आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 9 है वो एक शॉर्ट थ्योरम है जो कि सेक्शन बी में आया है, स्ट्रेट लाइन वाला, जिसका जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो लिख लीजिए, पेज नंबर 199 पर आपको मिलेगा। जो थ्योरम नंबर 10 है ये भी एक शॉर्ट थ्योरम है, ये भी आपको 229 पर मिलेगा, पेज नंबर 220। अच्छा बेटा, मैंने आपको जितने आगे के लास्ट के जो लेक्चर्स मौजूद हैं उन लेक्चर्स का मैंने आपको जो एक्सरसाइजेज हैं
वो तक सॉल्व करवा दी अपने चैनल पर, ठीक है जी। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। 229 हो गया। और एक टारगेट पेपर जा मैं आपको 1 डे टारगेट पेपर भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह फ्यू डेज़ में, कि आप 1 डेज़ में किस तरीके से अपने मैथ के पेपर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। 11 डेज टारगेट पेपर के नेम से एक मेरा गेस्ट पेपर अपलोड होगा इंशाल्लाह फ्यू डेज़ में, ठीक है बेटा। तो ये थ्योरम आपको जो 10 वाला 229 पर मिलेगा। और बाकी का जो थ्योरम नंबर 11 है, ये भी एक थ्योरम है, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 238 पर आपकी बुक के। चलिए नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, इसी का पार्ट बी भी दिया है, उन्होंने वेरिएंस फाइंड करने को दिया है। अब वो फाइंड कर लेते हैं 11 का बी पार्ट। एक में थ्योरम दिया है जो पेज नंबर 238 में मिलेगा, एंगल ऑफ अ सेगमेंट इन अ सेगमेंट वाला, ठीक है जी, वो 238 में मिलेगा। अब इसी का जो पार्ट बी है 11 का पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 11, इसका जो पार्ट बी है वो भी इन्होंने हमें एक क्वेश्चन दिया है, कहते हैं फाइंड द वेरिएंस। सवाल है क्वेश्चन, फाइंड दी वेरिएंस, हमें वेरिएंस फाइंड करनी है ऑफ द मार्क्स। बहुत आसान क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ऑफ स्टूडेंट्स विच आर 10, 20, 30, 40, 50, 60, जो मोड है ना, मोड, वो आपका इंपॉर्टेंट है फाइनल के लिए, कि आप ग्राफिकली भी पूछ सकता है, हिस्टोग्राम बनाना आता है जिसमें वेरिएंस पूछ सकता है। इस सवाल में आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछ सकता था, आपसे रेंज भी पूछ सकता था। फिलहाल उन्होंने वेरिएंस पूछा तो मैं आपको सब निकालना बताऊंगी। इसमें आपको क्या कहा था, गिवन ऑब्जर्वेशन अनग्रुप डेटा नज़र आ रहा है आपको, आपने तमाम ऑब्जर्वेशन को इस तरह लिया। भाई अब स्केल नहीं है, जल्दी जल्दी बना रहे हैं, आप भी इग्नोर कीजिएगा। 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60, ये तमाम ऑब्जर्वेशन है। अब सबसे पहले माइंड में आना चाहिए वेरिएंस का फॉर्मूला, कि आखिर भाई चार्ट बनाना किसका है, किसका चार्ट बनाना है, वेरिएंस का चार्ट बनाना है। तो वेरिएंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन n, ये फॉर्मूला होता है। इसके लिए टोटल n तो आ जाएगा, ये जो हमारे पास ये पूरा समीशन होती है पूरी, ये टोटल n नंबर ऑब्जर्वेशन 6 है ना हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, x नहीं n होगा, ठीक है जी। अच्छा हमें चाहिए पहले x माइनस का मीन। एक तो कॉलम बनेगा कि हर x में से मीन को माइनस करो, और दूसरा कॉलम बनेगा x माइनस का जो मीन है उसका स्क्वायर भी साथ साथ लेते जाओ, अलग अलग मत लेना। जब पहले मीन आ जाएगा तो साइंटिफिक कैलकुलेटर तो हाथ में ही होगा, स्क्वायर का बटन दबा के स्क्वायर भी ले लेना, ठीक है। अब पहले मीन चाहिए, फर्स्ट वी विल फाइंड मीन। मीन तो हमारे पास नहीं है, तो हम पहले अपने इस चार्ट के नीचे इस तरीके से पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना देखो मीन फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट यहाँ आ जाओ, फर्स्ट वी विल फाइंड मीन। मीन निकलता है समीशन x डिवाइडेड बाय n नंबर ऑब्जर्वेशन से, तमाम ऑब्जर्वेशन का सम 10, 20, 30, 40, 50 इन सबको ऐड कर लो, समीशन है, टोटल भी लिख सकते हो। सम x जो है वो आपके पास कितना आएगा, यहाँ पर 210 आएगा, 210 डिवाइडेड बाय आपके पास कितनी नंबर ऑब्जर्वेशन है, 6 ऑब्जर्वेशन है, तो आप डिवाइड कर दो, आपके पास आ जाएगा 35। मीन आपके पास आया है 35, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हर ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है 10, 10 में से 35 को माइनस करो तो आपके पास आता है माइनस का 25, एक लिख देती हूँ, माइनस का 25। फिर अगेन 20 में से 35 को माइनस कर लो तो आंसर आता है माइनस का 15। अब मैं डायरेक्ट करवा दूँ। अब 30 में से 35 को माइनस किया है तो आया है माइनस का 5, क्योंकि 35 बड़ा है। फिर 40 में से 35 को माइनस किया तो आया 5, 50 में से 35 को माइनस किया तो आंसर इज़ 15, और 60 में से जब आपने 35 को माइनस किया तो आंसर इज़ 25। हमें x माइनस मीन का समीशन नहीं चाहिए, हमें इनके स्क्वायर्स का समीशन चाहिए। तो 25 का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपके पास 625, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 15 का होता है 225, 5 का होता है 25, ये भी 5 का 25, नेगेटिव वाला सब ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाते हैं क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। 15 का होता है 225 जो ऊपर भी आया था, और 25 का वो ऊपर वाला आ जाएगा 625। इन सब का सम चाहिए मीन हमें क्या लेने के लिए,
इनका सम चाहिए x माइनस मीन का होल स्क्वायर हमें यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इन तमाम का चाहिए सम, तो इनका सम करोगे तो आएगा 1750। इंशाल्लाह पूरे मॉडल पेपर का सोल्यूशन मैं आपको दूंगी इसी लेक्चर में, 1750 आ जाएगा। अब हमें यही चाहिए था ना, चलें आ जाते हैं इसके ऊपर। चार्ट पे नोट स्क्रीनशॉट ले लें भाई जल्दी से इसका, ठीक है। तो मीन का भी ले लीजिए और इसका भी ले लीजिए। अब यहाँ आ जाए वेरिएंस। वेरिएंस फाइंड करने के लिए हमें पता है वेरिएंस इस तरह भी लिख सकते हो, सिग्मा का स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। अब ये जो पूरा सम आया है ये आया है 1750 डिवाइडेड बाय एन। एन आपके पास कितना आया है, एन आपके पास है 6। इसको इससे कर दो डिवाइड, तो हमारे पास आ जाएगा वेरिएंस 291.66। अगर वो कहता कि स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें, क्या कहता, स्टैंडर्ड डेविएशन करें, तो आपने सिंपली क्या करना था, इसके ऊपर लगा लेना था रूट, दोनों के ऊपर। स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाता और रूट में आप 291.66, तो ये आपके पास आ जाता है यहाँ पर बच्चे 17.07। अगर वो स्टैंडर्ड डेविएशन पूछता। अगर वो आपसे रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ ले, क्या पूछ ले, अगर वो आपसे रिलेटिव, इस सवाल में बहुत कुछ पूछ सकते हैं, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन समझ जाइएगा, शॉर्ट लिख रही हूँ, स्टैंडर्ड थोड़ा सा लिख देती हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास पता है क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन लो और डिवाइड कर दो मीन से। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं भी पूछता, सिर्फ सवाल में पूछ देता है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है और आपसे एमसीक्यूज में पूछ ले कि रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी मीन भी गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है, और वो कहता है कि स्टैंडर्ड रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो फाइंड करें, तो फिर हमें क्या करना है, फिर हमें अपने इस स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर देना है मीन से। तो हम मीन ऑलरेडी निकाल चुके थे, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 17.07 आया, हमने अपने मीन से डिवाइड किया तो आंसर इस हमारे पास 35 आया। हमने इसको डिवाइड किया तो 0.48 हमारे पास हमारा रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमारे पास आ गया। अब हमें अपना जो है वो रेंज फाइंड करना है। रेंज कैसे होती है, हाईएस्ट वैल्यू में से अपनी सबसे मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू माइनस करनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू 60 है, मिनिमम 10 है, तो 60 में 10 माइनस करोगे तो आंसर इज 50। समझ में आया। ये सारी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ, कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछे तो आप लोगों का को हाजिर रहना है इन सब चीज़ों के लिए। कि वेरिएंस पूछ ले आपसे एमसीक्यूज में छोटे छोटे सवाल में, बोले स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले तो रूट ले लो, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया तो स्क्वायर लेके वेरिएंस निकाल लो, ठीक है। इसका ताल्लुक आपस में एक दूसरे के साथ होता है। तो चैनल पे जाके तमाम लेक्चर्स को अच्छे तरीके से देखें। हाँ बेटा, कुछ बच्चों ने कमेंट किया है कि मिस आपने जो है पॉइंट यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी जिसकी वजह से आपका पूरा सवाल गलत हो गया। बेटा इंसान हूँ, सबसे पहले आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह अपने चैनल पे हर चीज़ का सोल्यूशन दिया, पूरी बुक का सोल्यूशन मैं आपको देख चुकी हूँ, चाहे वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री हो, चाहे वो थ्योरम्स हो, चाहे वो कुछ हो, सबसे पहले मैंने आप लोगों को जो है उसका सोल्यूशन दिया है। करते हुए जल्दी जल्दी में हो जाती है मिस्टेक। अगर एक सवाल गलत हो जाता है, ये पॉइंट उसका मतलब ये नहीं कि नहीं आता, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई मिस्टेक बाई चांस हो, बुक्स में आप देखें आपकी बुक इतने बड़े बड़े पब्लिशर्स इसको लिख रहे होते हैं, इतने बड़े बड़े हमारे टीचर्स इसको लिख रहे हो, प्रोफेसर्स इसको लिख रहे होते हैं, साइन टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, लिखते हुए मिस्टेक हो जाती है, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं होती। अगर कोई मेथड अगर आपको समझ में आ गया, फॉर एग्जाम्पल अगर गलती से मैंने यहाँ पर 298 लिख दिया है, आपने देखा डिवाइड करते हुए ये आंसर आया है, नो इशू, आप स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह वही लिखें जो आपका आंसर आया है। हो सकता है कैलकुलेटर में मिस्टेक, कैलकुलेट करते हुए मिस्टेक हो गई हो, लिखते हुए मिस्टेक हो गई हो, लिखते अब जैसे मैं पहले सॉल्व कर लेती हूँ, या उसको इसलिए कर लिया जाता था कि तब आपको चैनल पे कोई चीज़ है कोई मिस्टेक ना हो, और जल्दी जल्दी ये मैं अगर एक सवाल भी आपको समझाने लगूंगी तो कम से कम आधा घंटा लग जाएगा कैलकुलेटर से समझाने में। इसीलिए हम पहले का सॉल्व करके उसका सोल्यूशन रख लेते हैं ताकि आप लोगों को डायरेक्ट बताएं और आप लोग खुद भी कुछ करें। बेटा पका पकाया हलवा खाना आसान है और पका के खाना आसान होता है, ठीक है। आप कहेंगे मैं जिस तरह कहती हूँ, इसीलिए कहती हूँ बेटा जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, मैथ प्रैक्टिस बेस होता है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आप आगे पहुँचेंगे, याद रखिएगा। मैथ आपका प्रैक्टिस बेस होता है। कोई मिस्टेक अगर चैनल पे हो भी गई है तो मैं आपसे माफ़ी मांग लेती हूँ, माजरत करती हूँ। मुझे बहुत अफसोस भी हुआ, कुछ बच्चों ने इतने अजीब अजीब से कमेंट किए, बहुत अफसोस हुआ। सबसे पहले कोशिश की गई है कि आपकी बुक एक लेट हो गई थी, आपको उसका PDF प्रोवाइड किया गया, आपको हर चीज़ दी गई टाइम पर, और फिर आप लोग इस तरीके का जो है वो रिस्पॉन्स देते तो फिर अफसोस होता है, ठीक है बेटा। तो इस तरह की बातें ना किया करें जिससे टीचर को जो है वो तकलीफ़ पहुँचे और टीचर जो है वो मेरा बेटा परेशान हो जाए। तो इस तरह की बातें आप लोग ना किया करें, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही होती है, ज़ाहिर आप मेरे बच्चों की तरह ही हैं, आपके जैसे ही मेरे बच्चे भी हैं, तो मैं इग्नोर कर देती हूँ, लेकिन आप लोग टीचर की रिस्पेक्ट किया करें। पेरेंट्स और टीचर की रिस्पेक्ट करने वाला ही बच्चा आके जाता है इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये देखिए सेक्शन सी हमारे पास आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका फाइंड द इनवर्स
अब आप देख लीजिए, आप लोग समझते हैं ये सब लेक्चर्स बनाना आसान है, लेक्चर बनाना बेटा आसान नहीं होता। प्रॉपर तरीके से आपके लिए टाइम निकालना पड़ता है, इसको सा रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर इसको अपलोड करना पड़ता है, अपलोडिंग में टाइम लगता है, बहुत सारे मराहिल से गुजर कर फिर वीडियो आप तक पहुंचती है। मैट्रिक्स है, हमें इन्वर्स में फाइंड करना है। देखो इन्वर्स फाइंड करने का आपको पता है, जब हमारे पास ऑर्डर पेयर 2 × 2 हो तो बड़ा आसान होता है, जैसा कि प्रैक्टिकल सेंटर वाले पेपर में मैंने आपको बताया कितना आसान हो जाता है, अपने लेक्चर से बताया। लेकिन जब मैट्रिक्स इतना बड़ा हो जाए, ऑर्डर पेयर 3 × 3 हो, फिर हम किस तरह फाइंड करेंगे। फिर हम यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बाय, वो कहता है बाय एडजॉइंट मेथड, बाय एडजॉइंट मेथड। हमें एडजॉइंट मेथड से इसको फाइंड करना है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, पहले डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, एक्सपेंड करेंगे इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में ले आओ। 2 1 1 3 2 1, अब आगे खोल के करेंगे ताकि कोई मिस्टेक ना हो। 2 1 2, ठीक है जी। इसको हमें करना है एक्सपेंड, या आप रॉ को एक्सपेंड कर लो या आप कॉलम को कर लो, कोई इशू नहीं है। बाय एक्सपेंडिंग रॉस, अगर मैं रॉ कर रही हूँ तो मैं रॉ लिखूँगी, ठीक है, आर लिख दिया। अब ये टूल उठाओ, पहला वाला, ये वाली रॉ और ये कॉलम पूरा जाएगा, रॉ और कॉलम जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर 2 1 1 2। क्या बचेगा, 2 1 1 2। बीच में हमेशा क्या आता है, -1 आएगा, फॉर्मूला का होता है, आप सबको मालूम है। -1 आ गया, अब इसको करने लगे हैं हम इधर और इधर, तो ये आ जाएगा 3 1 2 1, ऐसे ही है ना। अब ये प्लस आ जाएगा 1, ये रॉ अब कॉलम और ये वाली रॉ, तो आ जाएगा 3 2 2 1, ऐसे ही है। अच्छा मल्टीप्लाई कर लो भी यहाँ पे, ये 2 ऐसे ही रहेगा, आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। 2 × 2 डायरेक्ट कर रही हूँ, 2 × 2 4 हो गया, और 1 1 = 1 हो गया, -1, 3 1 = 3 हो गया, और 2 1 = 2 हो गया, +1, 3 1 = 3 हो गया, और 2 2 = 4 हो गया, तो प्लस का 4 हो गया। सॉरी माइनस आएगा, मुझे फार्मूला का माइनस और माइनस आएगा। 3 1 = 3 और 2 2 = 4, माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है जी। 4 में से 1 को माइनस करो तो आंसर है 3, -1, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, प्लस का 1। अच्छा यहाँ पर हमारा 3 1 है, 1 मिनट मैं देख लूँगा, ये गलती तो नहीं की मैंने, ये गया 1 तो, और ये गया तो यहाँ 2 आना था, ओहो देखा मिस्टेक हो गई थी, 2 है, 3 1 2 2 सही, तो यहाँ पर 3 2 = 6 आना था। एक बार फिर देख लेती हूँ, ये भी 1 3 2 2 1, ठीक है, 3 2 2 1 बिल्कुल ठीक है। अब देख लेता, कोई मिस्टेक नहीं होगी इंशाल्लाह, इसलिए कहते हैं ना देख के करें। 6 में 2 माइनस किया तो हमारे पास 4 आया, और ये +1 ऐसे रहेगा, 4 में 3 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, 2 3 = 6 हो जाएगा, ये माइनस का 4 प्लस माइनस माइनस 1 1 = 1, 6 में से 4 गया तो बचा 2 और 1, तो ये हमारे पास आ गया 1। तो 1 = नॉट इक्वल्स टू 0। हम इसका क्या करेंगे, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ठीक है जी, नॉट इक्वल्स टू 0 है। अच्छा जी आगे आ जाते हैं, इसको कर देते हैं अभी सॉल्व। ये मैं मिटा रही हूँ, उसके आगे का स्टेप इधर ही होगा, ठीक है जी। हमारे पास आया है 1, ठीक है जी। अब हम उसको सॉल्व करेंगे, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है जी। कौन सा मेथड हम आज यूज़ करेंगे, आपको पता है ना, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए ये वाला यूज़ किया जाता है, फार्मूला AIJ माइनस ये रॉज होती हैं और ये J कॉलम होता है, तो ऊपर आ जाता है 1 पर I + J, और यहाँ पर आ जाता है M I और J, माइनर फैक्टर एंड को फैक्टर का समझाया था ना इंट्रोडक्शन में। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमें सब फाइंड करना होता है। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे पहले A 1 1 निकालेंगे, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 1, इस तरीके से 2 1 2 3 2 2 ऐसे निकालेंगे। पहले हम निकालने लगे हैं A 1 1 निकालने के लिए -1, ऊपर पावर आ जाएगी 1 + 1, मतलब I भी 1 है और फर्स्ट में कॉलम भी 1 है। इस तरह हम एक्सपेंड करके इसको निकालेंगे। 1 कॉलम जिस तरह हमने निकाला था, देखो 1 कॉलम और 1 रॉ को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 1 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, -1 1 और 1 पावर 2 हो जाएगी, 2 2 सा हो गया 4 और 2 1 सा 2, मल्टीप्लाई कर लिया हमने इसको आपस में। 4 में से 1 को माइनस कर दिया तो आया 3, और ऊपर पावर इवन है तो हमारे पास 1 ही होगा, 1 1 सा 1, तो +3 ही आ जाएगा, इसी तरह हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 आएगा, मतलब A 1 1 का आंसर आ रहा है 3। सर्कल में बना लो ताकि भूले नहीं। अब हम करेंगे 1 और 2, क्या करेंगे हम 1 और 2। अब 1 2 करने के लिए क्या करेंगे, -1 फार्मूला का, और फर्स्ट रॉ एंड कॉलम J 2 हो जाएगा, 1 और 2, ठीक है जी। 1 रॉ और सेकंड कॉलम, तो आ जाएगा 2 1 3, आई एम सॉरी,
ये हो जाएगा 3 1 2 2, 3 1 2 2। ठीक है, इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। चलो अब करते हैं कैसे करेंगे इसको सॉल्व। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। ये हो जाएगा 1 -1, 2 1 हो जाएगा 3 पावर, 2 3 हो जाएगा 6, ये राउंड ब्रैकेट बना लो यहाँ पर, और ये हो जाएगा 2 1 2। तो 6 में से 2 गया तो बचा 4। अब देखेंगे यहाँ पे हमारे पास पावर जो है वो एक ऑड नंबर है, तो ये -1 आएगा। 6 में से 2 को माइनस कर दोगे तो आंसर इज़ 4, तो 4 1 4, यहाँ आ जाएगा -4। हमने 1 1 किया तो आंसर 3 आया, 1 2 किया तो आंसर 4 आया। इस तरह आप बनाती जा रही हूँ 1 1। अब करेंगे 1 3, A 1 3, 1 3 के लिए -1, और हमारे पास आ जाएगा 1 + 3। एक्सपेंड करो तो ये हो जाएगा 3 2 2 1। ठीक है, 3 2 2 1। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को एक्सपेंड करेंगे। देखो ऐसे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम इस तरीके से एक्सपेंड, यहाँ फिंगर रख लो इस तरीके से, तो ये 3 2 2 1 आ जाएगा। तो आपको करना आता है ना भाई। -1, 3 और 1 आपके पास हो जाएगा 4 पावर, और यहाँ पे आ जाओ 3 1 3 और 2 2 4। तो 4 में से 3 गया तो 1 बचा, पर -1 बचेगा हमारे पास। ठीक है, क्योंकि 4 पड़ा है और 1 के ऊपर पावर 4 है तो +1 आएगा। 1 1 होता है -1, तो इसको राउंड में सर्कल में बंद कर लो। अब 1 3 हो गया। अब 2 1 करेंगे। 2 1 के लिए -1 पर 2 + 1, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, और 1 फर्स्ट कॉलम, तो हो जाएगा 1 1 1 2। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा -1, 2 और 1 हो जाएगा 3, 2 1 2, 1 1 1। 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1 के ऊपर पावर 3 है तो ये -1 ही रहेगा। 1 1 -1, ये भी -1 आया, मतलब 2 1 भी क्या आया है, -1 आया है। आगे आ जाओ। अब हमें क्या करना है, 2 1 भी हो गया, अब हमें करना है 3 1, सॉरी 2 1 हो गया, अब 2 2 करेंगे। 2 2 के लिए -1, 2 ही कॉलम और 2 ही रो। देखो 2 ही कॉलम और 2 ही रो, तो 2 1 2 2। ठीक है, 2 1 2 2 एक्सपेंड करना तो आपको आता है, चाहे रो को एक्सपेंड करें कॉलम को, कोई इशू नहीं है। तो 2 और 2 पावर 4 हो जाएगी ऊपर, ये 2 2 4 हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे माइनस आता है, 2 1 2। देखा, जब ऑर्डर पेयर 3 × 3 हो तो कितना मुश्किल होता है हमारे पास जो है वो एडजॉइंट निकालना, है ना बच्चे। छोटा सा होता है तो वो क्या करते हैं हम, जैसे कि 1 2 3 और 4 फॉर एग्जांपल ऐसे है, तो हम क्या करते हैं, इंटरचेंजिंग कर देते हैं ना। इंटर चीज़ की जगह को चेंज कर देते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स की, और इनकी साइंस को चेंज कर देते हैं जब हमारे पास ऑर्डर पेयर 2 × 2 का होता है। कितना आसान होता है, इसमें कितना मुश्किल हो गया करना, क्योंकि बेटा इस तरह इसलिए निकालना मुश्किल हो गया है हमारे लिए कि ये 3 × 3 है, और ये सारा फर्स्ट ईयर का मैथ उठाकर दे दिया है इन्होंने, पूरा फर्स्ट ईयर का मैथ उठाकर दे दिया है कॉमर्स वालों का। 1 की पावर 4 है तो 1 आ गया, 4 में 2 गया तो 2 आया, तो 2 1 हमारे पास आ गया 2, ये भी 2 निकल आया। अब हम करेंगे 2 3। जिन बच्चों को ये नहीं करना आ रहा, चैनल पे जाके देखें, स्टार्टिंग वीडियो देखेंगे, सब समझ में आ जाएगा। अब ये 2 और 3, 2 कॉलम और थर्ड रो। ठीक है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम हम करने जा रहे हैं। तो सेकंड वाला रो और थर्ड वाला कॉलम, तो 2 1 2 1। ठीक है, 2 1 2 1। ठीक है, ये -1 हो गया, ऊपर पावर 5 है तो माइनस का ही 1 आएगा। 2 1 2, 2 1 2। 2 में से 2 गया तो 0 बचा, और यहाँ पे 5 माइनस का 1 आएगा। 1 0 तक क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 0 ही आ जाएगा। ठीक है जी, इसको भी रख लो ब्रैकेट में 1। 2 2 कर लिया, 2 3 कर लिया। अब हम करेंगे 3 1 3 2 3 3। अच्छा, अब ये देखें बेटा, मुझे बोर्ड पे जगह चाहिए होगी, तो एक काम करती हूँ, जो हमारे आते गए हैं ना वो हम यहाँ पर पहले लिख लें। यहाँ लिख लेते हैं एडजॉइन ए। देखो क्या आएगा, A11 A11 A12 A13 A21 A22 A23, फिर A31 A32 A33। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया ताकि इनके जो आंसर्स आए ना, एटलीस्ट हम वो तो कम से कम इसमें लिख दें, क्योंकि हमें मिटाना है यहाँ से। अब 1 1 का जो आंसर आया है हमारे पास, यहाँ पर देखें आप, यहाँ पे आपको दिखाऊँ बोर्ड पर, थोड़ा सा बोर्ड इधर कर बहुत खिचड़ी सी बन जाती है ऐसे बेटा, लेंथी क्वेश्चन है ना। देखो, जो 1 1 है इसका आंसर 3 आया था, और 1 2 का आंसर 4 आया था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आया है हमारे पास, यहाँ पर आया है 3, 1 2 का आया है -4, और 1 3 का आया था -1, और 2 1 का आंसर आया है -1। ये देखें, ये रहा 2 1 का -1, और 2 2 का आया है 2, और 2 3 का आंसर आया है
एक मिनट, गलत हो गया। 2 1 का आंसर आया है -1 और 2 2 का आंसर आया है 2 और 2 3 का आंसर आया है 0। तो यहाँ आएगा 0। अब 3 रहते हैं, एक 3 1 3 2 और 3 3। ठीक है, ये भी मैं करवा देती हूँ। एक है 3 1, एक है 3 2 और एक हमारे पास है 3 3। ये 3 हमने करने हैं अभी। ठीक है, चलो यहाँ से इसको देख लीजिए पहले। अब यहाँ पे जो 3 आएंगे ना वो भी हम लिख देंगे, आपको समझ आएगा, मिटा रही हूँ यहाँ से। अब हम 3 1 3 2 और 3 3 भी करेंगे। तो एक्सपेंड करके इस तरह के वैल्यूज़ को हमें फाइंड करना होता है बेसिकली। ठीक है बेटा, अब हम क्या करने लगे हैं, हम पहले करेंगे यहाँ पर 3 1, फिर 3 2 और फिर 3 और 3। ठीक है, एक मिनट में बोर्ड पे आपको जगह बना दूँ ताकि एक साथ में तीनों को यहाँ पे सॉल्व कर सकूँ। चले बेटा, ये देखिए, अब हमारे पास हमें करना है पहले 3 1। 3 1 करने के लिए आप क्या करोगे, -1 3 रॉस और कॉलम 1, थर्ड रॉ को, और जो है हमारे पास कॉलम जो है वो हमारे पास इसको 1 को एक्सपेंड करोगे तो आएगा 1 1 2 1। ठीक है, चलो सॉल्व कर लो इसको। -1 ऊपर 3 1 4 हो जाएगा, 1 1 = 1, 2 1 = 2, 2 में से 1 गया माइनस का 1, ऊपर पावर 4 है इसलिए 1 ही आएगा, और 1 1 = 1 तो आंसर इज़ -1। तो 3 1 का आंसर आया है -1। इसी तरीके से हम कर लेते हैं 3 2। 3 2 के लिए -1 3 + 2। ठीक है, तो एक्सपेंड कर लो तो ये हो जाएगा 2 1 3 1। ठीक है, -1 3 और 2 5। उसकी डिटेल लेक्चर के लिए चैनल पर चले जाइएगा। 2 1 = 2, 3 1 = 3, 3 में 2 गया तो माइनस का 1, ऊपर भी पावर 5 है तो माइनस का 1 आएगा, ऊपर पावर ऑड है, 1 1 = 1 हो जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी साइन, तो ये पॉजिटिव 1 आ जाएगा। तो ये 3 2 भी हो गया। अब हम कर लेते हैं अपना 3 3। 3 3 के लिए -1 3 + 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 1 3 2। ये हो जाएगा 2 1 3 2, -1 3 और 3 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 6, और ये हो जाएगा 2 2 = 4 और 3 1 = 3। तो 4 में 3 गया तो 1 बचा, ऊपर भी पावर 6 है तो 1 पॉजिटिव होगा, 1 1 = क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब 3 1 आया है -1, 3 2 आया है 1 और 3 1 आया है 3। तो ये यहाँ लिख लो क्या आया है, -1 और 1 और ये भी 1। अच्छा बेटा, मेरी एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो मैंने चीज़ की है ये इन तमाम करने के बाद, IJ वगैरह निकालने के बाद लास्ट में आपने फॉर्मूला पुट करना है। वो मुझे मिटाना था ना बोर्ड से अपनी चीज़, इस वजह से फिर मुझे जो है वो फिर ज़ाहिर है आपको दिखाती मैं कैसे, इस वजह से मैंने इसको पहले लिख दिया ताकि मेरे पास जो है वो रिकॉर्ड रहे यहाँ पर। ठीक है जी, ये आपको समझ में आ गया है यहाँ तक। अब मैं ये चीज़ मिटाने लगी हूँ, इसको देख लेते हैं हम। ठीक है, दोबारा जैसे समझे आपने IJ निकाल लिया, अब आपने क्या करना होता है, अगेन आप फार्मूला लिखोगे, एडजॉइन ए, आपने फार्मूला लिखा, फार्मूला लिखने के बाद आपने लिखा A11 A12 और A13। ठीक है, फिर हमने लिखा 2 1, फिर हमने लिखा 2 2, फिर हमने लिखा यहाँ पर 2 3, और यहाँ पर 3 1 और ये 3 2 और ये हमारे पास 3 3। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ ऑलरेडी हमने लिख ली थी, ऊपर मैं दिखा देती हूँ आपको दोबारा। वही चीज़ जो मैंने ऊपर लिखी है यहाँ पे कॉपी करी ताकि आपको सही से नज़र आए इधर। ये आया था 3, ये -4, ये -1, ये -1 2 0 -1। इसके ऊपर एडजॉइंट निकालें, T लगा लीजिए 1। ठीक है, अब या तो आप इसको रॉस में ले आएँ या आप इसको कॉलम में ले आएँ, कोई इशू नहीं है ट्रांसपोज करने के लिए। हमने इसको इसी तरह करना होता है। ठीक है जी, या तो आप इसको रॉस में ले आएँ इन्वर्स के लिए, या फिर आप इसको जो है वो कॉलम में लाने के लिए, कोई मसला नहीं है। यहाँ देखो 3 है ना, इसको रॉस को मैं अपने जो रॉस को और कॉलम्स को रॉ में लेकर आ रही हूँ। -1 -1, ये हो जाएगा -4 2 और 1, ये हो जाएगा -1 0 और 1। ठीक है, ये आपका आंसर है। कितना बड़ा लॉन्ग लेंथी क्वेश्चन था, इसीलिए आपको लॉन्ग में दिया गया है। ठीक है, बस हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया। अब थ्योरम्स आप लोग देख लीजिए, जो थ्योरम कहाँ और कौन कौन से चैप्टर्स के थ्योरम जो है वो आए हैं। ठीक है जी, इसको मिटा देते हैं और आ जाते हैं नेक्स्ट पर। देखो भाई, जो आपके पास थ्योरम नंबर 13 है ना, थ्योरम नंबर 13, ये पेज नंबर 177 पे मिलेगा, और इसका सॉल्व PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। परेशान मत होइएगा, मैं PDF बनाकर भी आप लोगों को दे दूँगी। 14 और ये हो जाएगा थ्योरम। सिर्फ आपको मैंने पका पकाया हलवा दे दिया, सिर्फ खाना है और दिल लगा के पढ़ें ताकि अच्छे नंबर आप लोगों के आएँ।
पेज नंबर 184 हो गया, ये इसमें मिलेगा। और पेज नंबर क्वेश्चन नंबर जो 15 है ना, वो आपके पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ अभी। ये मैंने आप लोगों को बनाना बताया था, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री में ये मैं आपको भी दोबारा दिखा देती हूँ, वही अपनी शीट्स निकाल कर जहाँ मैंने आपको बनाना बताया था। फिलहाल आपको दिखाती हूँ, अभी ये वाला सवाल रहता है, ये भी करवाती हूँ सॉल्व। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, ये आपके पास, ये भी आपके पास थ्योरम है, ठीक है। इसमें आपके पास 2 थ्योरम है। जो इसका पार्ट 1 है ना, जो थ्योरम नंबर 1 दिया गया, टेंजेंट टू अ सर्कल वाला, कौन सा वाला जो आपको नज़र आ रहा है, टेंजेंट टू अ सर्कल। जो आपके पास टेंजेंट टू अ सर्कल है, ये मिलेगा 210 पर, पेज नंबर 210 पर मिलेगा। और इसका जो 20 वाला सवाल है, इसमें वो कहता है इफ़ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली। थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने लिख ली थी ताकि आप लोगों को गाइड कर सकूं। एक्सटर्नली ये आपको मिलेगा पेज नंबर 217 पर, ठीक है। अब आप कहेंगे भाई हम सेक्शन सी में क्या करें, पहले डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने निकाल लिया था, ज़्यादा लेंदी हो रहा था हमारा लेक्चर। देखें, ये आपको याद होगा कि मैंने जब आपको एक्सप्लेन किया था डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अपने चैनल के ऊपर, ये आपको मिलेगा अनइक्वल सर्कल्स के लिए। तो थोड़ा सा मैं जूम कर दिखा दूँ आपको, ये देखिए, ये आपका बच्चे अनइक्वल सर्कल पूरी कंस्ट्रक्शन के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया। चैप्टर 29 चैनल पे मौजूद है, जाकर देखें। अगर ये हमारे पास इक्वल सर्कल्स के दरमियान डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछता है तो फिर आपके सर्कल्स कुछ इस टाइप के बनेंगे। ये सब ऑलरेडी मेरे चैनल का मटेरियल है जो मैंने आप लोगों को वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को कॉमन इक्वल सर्कल्स के साथ इस तरीके से बनता है, और कॉमन के साथ अनइक्वल रेडिया के साथ इस तरह बनता है। और अगर ट्रांसवर्स पूछ लेता है तो ट्रांसफर ऐसे चांसेस हैं ट्रांसवर्स के भी आने के साथ, इक्वल के साथ भी और अनइक्वल के साथ भी। आपने देखें सेक्शन सी के लिए अपने आप को प्रिपेयर पता है कैसे करना है। पहले आपके पास चैप्टर नंबर 19 से आएगा, तो इन्वर्स निकालना, एक सवाल आप यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। सेकंड सवाल आपका प्रैक्टिकल ज्योमेट्री को कर लीजिए, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कर लीजिए, ठीक है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में आपने इन सर्कल, सरकम सर्कल और सरकम ये एक्सक्राइब, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और इन्वर्स कॉमन ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये आपने 2 सवाल करने हैं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इक्वल और अनइक्वल दोनों के ज़रिए, ये आपको चैप्टर नंबर 29 में मिलेगा। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री डायरेक्ट भी और ट्रांसवर्स भी, ठीक है जी। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ये आप लोगों ने दोनों जो है यहाँ से फॉलो कर लेने, 2 गए, ठीक है जी। ये दोनों भी कर लेने हैं आपने। एक्सक्राइब सरकम एक्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है आपने एक्सक्राइब वाला भी करना है, जो कि इस तरह ट्रायंगल एक्सटेंड करके बनता है इनकी लेंथ को, और इसके सर्च को साइड को टच करके गुजरता है। इसके डिटेल लेक्चर्स आपको मेरे चैनल में मौजूद हैं। फिर इसके अलावा एक सवाल आपका जो होगा वो आप थ्योरम अटैम्प्ट करेंगे तभी आपका सॉल्व हो सकता है। थ्योरम्स जो मैंने आपको बताए हैं ना अपने चैनल के ऊपर, लॉन्ग थ्योरम जो आपकी वीडियो बनाई थी उसमें से आप लॉन्ग वाले थ्योरम्स आप बस कर लें तो आपका एक सवाल निकल जाएगा। वो जो पाइथागोरस थ्योरम वाला थ्योरम है जो वो ज़रूर आएगा आपका। अगर आप एक करते हैं उसके चांसेस 99.9% है। उस पाइथागोरस थ्योरम जो एक्सरसाइज 23.1 वाला थ्योरम है वो आपने ज़रूर करना है, ठीक है। वो कर चले जाइए। और इसके अलावा जो लॉन्ग थ्योरम 1-2 मैंने आपको बताए हैं और जो आपके मॉडल पेपर में है, बस आप ये कर लें, काफ़ी हैं। इंशाल्लाह ज़रूर दुआ में रखें, याद। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इस तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह।